कभी सोचा है कि ये जो अंग्रेजी भाषा है, जो आज दुनिया के हर कोने में बोली समझी जाती है, इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? मतलब ये एक छोटे से द्वीप की भाषा थी और देखते ही देखते पूरी दुनिया पर छा गई। तो चलिए आज इसके इसी कमाल के सफर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटे से टापू की बोली दुनिया की सबसे पावरफुल भाषा कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में काफी पीछे जाना होगा। देखिए, अंग्रेजी की कहानी को एक नदी की तरह समझ सकते हैं। जैसे कोई भी बड़ी नदी होती है, उसकी शुरुआत भी तो एक पतली सी धारा से ही होती है ना? तो चलिए हम भी सीधे वहीं चलते हैं जहां से ये धारा निकली। तो ब्रिटेन के शुरुआती इतिहास में कई छोटी छोटी धाराएं आए। पहले आए सेल्ट्स, फिर रोमन्स आए जो अपने साथ लैटिन भाषा का असर लेकर आए। लेकिन अंग्रेजी की जो मुख्य धारा है उसका जन्म हुआ 450 एडी के आसपास, जब एंग्लो सैक्सन कबीले अपनी जर्मैनिक बोलियां लेकर आए। बस यहीं से समझिए अंग्रेजी की नदी ने बहना शुरू किया। और इस संगम से जो भाषा पैदा हुई उसे हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश या पुरानी अंग्रेजी। और यकीन मानिए, ये आज की अंग्रेजी से इतनी अलग थी कि अगर हम उसे सुन लें तो लगेगा कोई बिल्कुल ही अलग विदेशी भाषा है। एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ेगा। यहां देखिए, एक तरफ है पुरानी अंग्रेजी हेओएड वी गार्डेना, और दूसरी तरफ है इसका मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना? ये अंग्रेजी की नदी अपने शुरुआती बिल्कुल शुद्ध रूप में थी, इससे पहले कि इसमें दूसरी बड़ी बड़ी नदियां आकर मिल जाती। पर अंग्रेजी की ये छोटी सी नदी हमेशा ऐसी ही नहीं रहने वाली थी। कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जल्द ही इसमें दो बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर नदियां आकर मिलने वाली थी, और ये संगम इसे हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये दो घटनाएं अंग्रेजी के इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहले आए वाइकिंग्स जो अपने साथ ओल्ड नॉर्स भाषा लाए, और फिर 1066 में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और इनके साथ आई फ्रांसीसी भाषा जिसने अंग्रेजी पर बहुत ही गहरा असर डाला। तो इन हमलों का नतीजा क्या निकला? अरे नतीजा तो आज भी हमारी जुबान पर है। जरा सोचिए, आज की मॉडर्न इंग्लिश के करीब करीब 30% शब्द फ्रेंच से हैं और 30% लैटिन से। मतलब इसकी जो अपनी जर्मनिक जड़ें थीं वो तो सिर्फ 25% ही बची हैं। तो अब ये अंग्रेजी एक शुद्ध नदी नहीं रही थी, बल्कि एक बहुत बड़ा संगम बन चुकी थी। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद हुआ ये कि फ्रांस के नॉर्मन यहाँ के शासक बन गए, और जाहिर है जो राज करेगा भाषा भी उसी की चलेगी। तो फ्रांसीसी बन गई पावर की भाषा, कोर्ट कचहरी की, सरकार की भाषा। जैसा कि कहते हैं ना, शासक की भाषा ही भाषा पर शासन करती है, और अंग्रेजी वो बस आम लोगों की भाषा बनकर रह गई। और इसका एक बड़ा ही मजेदार सबूत मिलता है। जो एंग्लो सैक्सन किसान थे वो खेतों में जानवर पालते थे, तो वो उनके लिए अपने जर्मनिक शब्द इस्तेमाल करते थे, जैसे काओ, पिग, शीप। लेकिन जब वही जानवर पककर नॉर्मन लॉर्ड साहब की मेज पर आता था तो उसका नाम बदल जाता था। उसके लिए फ्रांसीसी शब्द इस्तेमाल होता था, बीफ, पॉर्क, मटन। मतलब ये जो क्लास का बंटवारा था वो भाषा में ही घुस गया था। कमाल है ना? तो अब हमारे पास एक ऐसी अंग्रेजी थी जो कई भाषाओं का मिक्सचर थी, एक तरह की खिचड़ी। लेकिन ये अभी भी थोड़ी बिखरी बिखरी सी थी। अब वक्त आ गया था कि इसे एक शक्ल दी जाए, एक पहचान दी जाए, इसे स्टैंडर्डाइज किया जाए। और यही जन्म होता है मिडिल इंग्लिश का। इस दौर में जेफरी चौसर जैसे महान लेखक सामने आए। उन्होंने इस नई मिलीजुली भाषा को अपनाया और इसमें ऐसी शानदार कहानियां लिखीं कि दुनिया देखती रह गई। उन्होंने साबित कर दिया कि ये कोई टूटी फूटी भाषा नहीं है, बल्कि लिटरेचर की एक नई दमदार जुबान है। और बाद में तो खैर शेक्सपियर ने आकर इसे अमल ही कर दिया। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे आविष्कार की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, प्रिंटिंग प्रेस। अचानक से किताबें हजारों की तादाद में छपने लगीं, लोगों में पढ़ने लिखने का चलन बढ़ा, और छपाई के लिए लंदन में बोली जाने वाली अंग्रेजी को स्टैंडर्ड मान लिया गया। बस पहली बार अंग्रेजी की स्पेलिंग और ग्रामर एक जगह टिकने लगे, फिक्स होने लगे। तो अब अंग्रेजी एक स्टैंडर्ड भाषा बन चुकी थी, और अब ये तैयार थी अपने छोटे से द्वीप से निकलकर पूरी दुनिया को फतह करने के लिए। अंग्रेजी की नदी अब अपने द्वीप से बाहर निकलकर दुनिया के महासागरों में मिलने जा रही थी। ब्रिटिश एम्पायर, ट्रेड और साइंस, इन लहरों पर सवार होकर अंग्रेजी पूरी दुनिया में फैल गई।
जहां जहां ब्रिटिश गए वहां ये एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनी, बिजनेस की भाषा बनी और धीरे धीरे नॉलेज और साइंस की भी भाषा बन गई। और आज की हालत देखिए, ये आंकड़े सच में हैरान कर देते हैं। पूरी दुनिया में जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वो करीब 40 करोड़ लोग हैं, लेकिन इसे दूसरी भाषा की तरह बोलने वालों की संख्या 1 अरब से भी ज्यादा है। यही वो बात है जो अंग्रेजी को आज की दुनिया की लिंग्वा फ्रैंका बनाती है, मतलब एक ऐसी भाषा जो अलग अलग देश और कल्चर के लोगों को आपस में जोड़ती है। तो ये कहानी हमें आज तक ले आई है, लेकिन रुकिए, अंग्रेजी के बदलने का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। ये तो आज भी लगातार बदल रही है। आज के जमाने में इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से तो ये बदलाव पहले से भी कहीं ज्यादा तेज हो गया है। इंग्लिश के शब्द जैसे टाइम पास या फिर स्पेंग्लिश, ऐसी न जाने कितनी नई नई धाराएं इसमें हर रोज आकर मिल रही हैं। अंग्रेजी की ये नदी अब पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी, ज्यादा गहरी और बहुत तेज रफ्तार से बह रही है। तो सवाल यही उठता है कि अंग्रेजी का भविष्य क्या है। खैर, एक बात तो तय है कि ये बदलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। एक छोटे से टापू से शुरू हुई ये नदी आज एक ग्लोबल समंदर बन चुकी है, और हम चाहे इसे अपनी पहली भाषा के तौर पर बोलें या दूसरी, हम सब इसकी बदलती हुई लहरों का हिस्सा हैं। हम सब मिलकर इसकी कहानी को आगे लिख रहे हैं। और आखिर में मनुष्य, वो शब्द जो हमें हमारी पहचान बताता है। ये जो चारों शब्द हैं ना, ये दुनिया की कई जबानों की नींव का हिस्सा है। तो अब यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर ये बिल्कुल आम से शब्द जिन्हें हम आज बोलते हैं सिर्फ कुछ 100 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हों? कैसा हो सकता है कि ये किसी प्राचीन भूली बिसरी दुनिया की गूंज हो? अच्छा, इस राज को खोलने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा। चलिए इन शब्दों के असली सोर्स तक चलते हैं, एक ऐसी प्राचीन भाषा तक जिसे भाषा के जानकार प्रोटो जर्मैनिक कहते हैं। अब देखिए, मजे की बात यह है कि प्रोटो जर्मैनिक कोई लिखी हुई भाषा नहीं थी। ये एक तरह की पुरखों की भाषा थी जिसे उत्तरी यूरोप की जनजातियां बोलती थीं। इसे हम आज की अंग्रेजी, जर्मन और डच जैसी कई भाषाओं की मां कह सकते हैं। ये टाइमलाइन देखकर अंदाजा लगाइए कि हम कितने पुराने वक्त की बात कर रहे हैं। प्रोटो जर्मैनिक लगभग 2500 ईसा पूर्व बनने शुरू हुई और 500 ईसा पूर्व तक बोली जाती रही। सोचिए, ये तो मिस्र के पिरामिड बनने के समय से भी पुरानी बात है। तो अब जाकर पूरी तस्वीर थोड़ी साफ होती है। अंग्रेजी के शब्द डे, नाइट, वाटर और मैन सीधे सीधे प्रोटो जर्मैनिक से ही आए हैं। ये सिर्फ मिलते जुलते नहीं हैं, ये असल में वही शब्द हैं जो हजारों सालों का सफर तय करके आज हम तक पहुंचे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है। अगर प्रोटो जर्मैनिक इन भाषाओं की मां है, तो क्या उसकी भी कोई मां थी? आइए भाषा के इस पुराने फैमिली ट्री में जरा और गहरे उतरते हैं। जी हाँ, असल में प्रोटो जर्मैनिक भी एक और पुरानी भाषा से निकली थी जिसे प्रोटो इंडो यूरोपियन या शॉर्ट में पीआई कहा जाता है। इसे आप भाषाओं की परदादी समझ सकते हैं, जिससे सिर्फ जर्मैनिक भाषाएं ही नहीं बल्कि लैटिन, ग्रीक और यहां तक कि संस्कृत जैसी भाषाएं भी पैदा हुई। तो इसे अगर आसान तरीके से समझना हो तो ये कुछ ऐसा है। सबसे पहले थी प्रोटो इंडो यूरोपियन, मतलब सबकी परदादी। उसकी एक ब्रांच बनी प्रोटो जर्मनिक, जो माता पिता की तरह है। और फिर प्रोटो जर्मनिक से निकली आज की मॉडर्न अंग्रेजी, जो आज की पीढ़ी है। चलिए अब वापस आज के ज़माने में आते हैं और देखते हैं कि भाई इस सब का मतलब क्या है। ये जो पुराना इतिहास है ना, ये सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, ये हमारी रोज़ की बातचीत में आज भी जिंदा है। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि हमारे जो सबसे सीधे साधे शब्द हैं ना, वही अक्सर सबसे पुराने भी हैं। वो हजारों साल पुराने लिंग्विस्टिक फॉसिल्स यानी भाषाई जीवाश्म की तरह हैं। जब भी हम ऐसे शब्द बोलते हैं, हम अनजाने में उन पुराने कबीलों से जुड़ जाते हैं जो कभी उत्तरी यूरोप के जंगलों में रहा करते थे। इस तरह से देखें तो बोलना सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि इतिहास के एक जिंदा टुकड़े को आवाज देना है। तो अगली बार जब किसी से दिन या रात के बारे में बात करें या एक गिलास पानी मांगे, तो बस एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा। आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप इतिहास बोल रहे हैं। क्योंकि प्राचीन इतिहास सिर्फ धूल भरी किताबों में नहीं मिलता, वो ठीक हमारी जुबान पर मौजूद है। अंग्रेजी हम सब बोलते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये भाषा आखिर आई कहाँ से? इसका परिवार कौन है?
आज हम अंग्रेजी के इसी फैमिली ट्री यानी वंश वृक्ष की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। सोच कर देखिए, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, इंटरनेट पर, हर जगह हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक भाषा है या इसके पीछे एक बहुत बड़े पुराने परिवार की कहानी छिपी हुई है? आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? किसी भी परिवार की कहानी उसकी जड़ों से, उसके रूट से शुरू होती है ना? तो चलिए सबसे पहले अंग्रेजी के एक सीधे पूर्वज यानी डायरेक्ट एंसेस्टर से मिलते हैं। जैसे हम सबका एक परिवार होता है, वैसे ही भाषाओं का भी होता है। और अगर हम अंग्रेजी के इस फैमिली ट्री की सबसे मजबूत और मुख्य जड़ को खोजने निकलें तो हमें एक नाम मिलता है, और वो नाम था वेस्ट जर्मैनिक। जी हाँ, यही है वो नाम। आप इसे ऐसे समझिए कि ये वो जमीन है जिससे आज की मॉडर्न अंग्रेजी का पूरा पेड़ उगा है। ये नाम हमारी आज की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन ये वेस्ट जर्मैनिक आखिर था क्या? कोई देश था? नहीं, ये असल में एक बहुत पुरानी, एक एंशिएंट ट्राइबल बोली थी। इसे एक तरह की सुपर लैंग्वेज मान लीजिए, जिससे सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं बल्कि आज की जर्मन और डच जैसी भाषाएं भी पैदा हुईं। ठीक है, तो अब हम अंग्रेजी के पूर्वज से तो मिल चुके हैं। अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और मिलते हैं पूरे प्राचीन जर्मैनिक परिवार से, यानी अंग्रेजी के बाकी रिश्तेदारों से। तो इस पूरे परिवार का स्ट्रक्चर कैसा था? देखिए, इस जर्मैनिक परिवार की 3 मेन ब्रांचेस थीं। एक तो थी वेस्ट जर्मैनिक, जो अंग्रेजी की सीधी पूर्वज है, और फिर थीं इसकी 2 बहनें, नॉर्थ जर्मैनिक और ईस्ट जर्मैनिक। परिवार एक ही था, पर सबके रास्ते अलग अलग हो गए। इसको और आसान तरीके से समझें तो वेस्ट जर्मैनिक अंग्रेजी का पेरेंट है, और नॉर्थ और ईस्ट जर्मैनिक वो उसके सिबलिंग्स यानी भाई बहन जैसे हैं। सब एक ही फैमिली का हिस्सा हैं, बस सबकी अपनी अपनी अलग ब्रांच बन गई। अच्छा, फैमिली तो समझ आ गई, लेकिन ये सब हुआ कब? ये कहानी कितनी पुरानी है? चलिए इस भाषा परिवार को अब टाइम मशीन में डालकर देखते हैं। और सुनिए, ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 500 ईसा पूर्व की, मतलब आज से करीब 2500 साल पहले। तब इस जर्मैनिक परिवार ने आकार लेना शुरू किया, और 400 ईस्वी तक आते आते यानी करीब 900 साल बाद ये तीनों शाखाएं वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट अपनी अलग पहचान बना चुकी थीं। 900 साल! जरा सोचिए, लगभग 1000 साल लग गए इस भाषा की नींव रखने में जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। इससे एक बात तो साफ है, भाषाएं रातों रात नहीं बनती, उन्हें विकसित होने में सदियां लग जाती हैं। तो इस पूरे सफर का टेकअवे क्या है? जो कुछ हमने अभी तक जाना, चलिए उसे फटाफट से समराइज करते हैं। तो आसान शब्दों में हमारी भाषा की ओरिजिन स्टोरी क्या है? पहला, अंग्रेजी जर्मैनिक भाषा परिवार का हिस्सा है। दूसरा, इसका डायरेक्ट एंसेस्टर है वेस्ट जर्मैनिक। तीसरा, इसकी 2 सिबलिंग बोलियां भी थीं, नॉर्थ और ईस्ट जर्मैनिक। और चौथा, ये सारा डेवलपमेंट 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच यानी 900 सालों में हुआ। मतलब हर भाषा की अपनी एक हिस्ट्री, एक फैमिली स्टोरी होती है। तो ये तो थी अंग्रेजी के अतीत की यानी पास्ट की कहानी। लेकिन ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अगर वेस्ट जर्मैनिक अंग्रेजी का पास्ट था, तो अंग्रेजी का फ्यूचर क्या है? आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और एआई के ज़माने में ये भाषा आगे चलकर क्या नया रूप लेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या कभी सोचा है कि जिस अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया करती है, वो आखिर आई कहाँ से? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम सिर्फ एक वाक्य, जी हाँ, सिर्फ एक वाक्य की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे उसमें एक पूरी दुनिया बदलने वाली कहानी छिपी है। ये कहानी है अंग्रेजी की जड़ों की। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बस एक वाक्य को कह सकते हैं कि उसे डिकोड करने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई प्रोग्रामर किसी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को समझता है, हम भी इस वाक्य के जरिए अंग्रेजी भाषा के जन्म की कहानी को समझेंगे। और ये रहा वो वाक्य जो आज हमारे इस पूरे सफर का केंद्र है। एंगल्स, सैक्सन और जूट्स ब्रिटेन में चले गए और इस क्षेत्र के बड़े हिस्से से सेल्टिक भाषाओं को विस्थापित कर दिया। उनकी बोली ने पुरानी अंग्रेजी का सबसे पहला आधार बनाया। पहली नज़र में ये एक पहेली जैसा लगता है ना?
तो चलिए इसके एक एक टुकड़े को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये हमें क्या कहानी सुनाता है। तो किसी भी पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? उसके किरदारों को जानना। तो इस कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने इस सब की नींव रखी। आखिर कौन थे ये एंगल्स, सैक्सन और जूड्स? ये है हमारी कहानी के 3 मुख्य किरदार, एंगल्स, सैक्सन और जूड्स। याद रखिए, ये 3 जर्मैनिक समूह थे और यही वो लोग थे जिन्होंने अनजाने में ही सही इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, तो अब हम किरदारों को तो जान गए। अब पहेली का अगला हिस्सा, उन्होंने क्या किया, कहाँ किया और सबसे जरूरी कब किया। चलिए देखते हैं। ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, लगभग 449 ईस्वी। यही वो समय था जब ये सब कुछ शुरू हुआ। इसे सिर्फ एक तारीख मत समझिए, ये एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। तो ठीक है, ये लोग ब्रिटेन पहुंच गए, लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब ये वहां पहुंचे तो वहां पहले से जो भाषाएं बोली जा रही थीं, उनका क्या हुआ? ये जानना बहुत दिलचस्प है। और ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा भाषाई भूकंप था। देखिए, इस प्रवासन से पहले पूरे ब्रिटेन में सेल्टिक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन जैसे ही ये जर्मनिक समूह वहां बसे, उनकी बोलियों ने धीरे-धीरे सेल्टिक भाषाओं की जगह ले ली। इसी को कहते हैं भाषाई विस्थापन, यानी एक भाषा का दूसरी भाषा को हटा देना। चलिए अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। हमने किरदारों को जान लिया, घटना को समझ लिया, उसके असर को भी देख लिया। लेकिन इस सब का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण नतीजा क्या निकला? इस सब से आखिर बना क्या? इस नतीजे को समझने के लिए हमें एक नाम को जानना होगा, ओल्ड इंग्लिश या पुरानी अंग्रेजी। और एक बात साफ कर दें, ये आज की अंग्रेजी से इतनी अलग थी कि अगर हम उसे सुने तो शायद एक शब्द भी न समझ पाएं। बिल्कुल एक विदेशी भाषा जैसी लगती। ये अंग्रेजी का सबसे पहला, सबसे शुरुआती रूप था। और बस यहीं पर आकर हमारी पहेली के सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं। वो जो बोलियां एंगल्स, सैक्सन और जूड्स अपने साथ लेकर आए थे, वही बोलियां मिलकर बनी पुरानी अंग्रेजी। और यही पुरानी अंग्रेजी आज की मॉडर्न इंग्लिश की सीधी पूर्वज है। मतलब उन्होंने ही उस भाषा की नींव रखी जिसे आज हम अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। तो देखा कैसे एक छोटे से वाक्य ने हमें हजारों साल की एक विशाल ऐतिहासिक यात्रा करा दी। सिर्फ एक प्रवासन और उससे जन्म हुआ एक ऐसी भाषा का जो आज पूरी दुनिया पर राज करती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हम हर दिन जो शब्द बोलते हैं उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। उनके पीछे न जाने कितनी ऐसी ही कहानियां छिपी हुई हैं। किसी भाषा को समझना एक तरह से उसके सीक्रेट कोड को क्रैक करने जैसा है ना, उसके ब्लूप्रिंट को पढ़ना। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं, अंग्रेजी भाषा के सबसे पुराने कोड के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओल्ड इंग्लिश की, वो नींव जिस पर आज की पूरी अंग्रेजी टिकी हुई है। ये जो एक लाइन है ना, बस इसी में अंग्रेजी की पूरी कहानी का सार छिपा है। तो चलिए एक एक करके इसके हर हिस्से को खोलते हैं और देखते हैं कि यह हमें क्या बताता है। तो कहानी शुरू होती है इसकी जड़ों से। मतलब हमें ये जानना होगा कि ओल्ड इंग्लिश आखिर आई कहाँ से, कब और कैसी इसकी शुरुआत हुई। हम बात कर रहे हैं आज से करीब 1500 साल पहले की, 500 से 800 ईस्वी के बीच का वो दौर। ये 300 साल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। यही वो समय था जब इस भाषा ने, कह सकते हैं, अपना आकार लेना शुरू किया था। और हाँ, ये आज की अंग्रेजी से जमीन आसमान का फर्क था। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ओल्ड इंग्लिश कोई जादू से पैदा नहीं हुई थी। इसे शून्य से नहीं बनाया गया था। इसका जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, मतलब इसकी व्याकरण की जो पूरी नींव थी, वो आई थी पुरानी जर्मैनिक भाषाओं से। यही इसकी बुनियाद थी। अब ये जो जर्मैनिक व्याकरण की नींव थी, वो असल में 3 बड़े पिलर्स पर टिकी थीं। यही 3 चीजें इस भाषा के पूरे स्ट्रक्चर की, कह लीजिए, जान थीं। तो पहला पिलर है कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेक्शंस। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सीधा सा। इसका मतलब ये है कि शब्द के आखिर में कुछ जोड़कर या बदलकर उसका पूरा मतलब बदल जाता था। जैसे आज हम बोलते हैं स्टोन और फिर ऑफ द स्टोन।
लेकिन ओल्ड इंग्लिश में स्टान का मतलब था स्टोन, और बस आखिर में एस लगाकर स्टानिस कर दिया तो मतलब हो गया ऑफ द स्टोन। देखा, शब्द का अंत ही पूरी कहानी बता देता था। दूसरा पिलर था ग्रामेटिकल जेंडर, और ये बड़ा मजेदार है। इसमें हर चीज, हर नाउन, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, उसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में बांटा जाता था। और हाँ, इसका असली बायोलॉजिकल जेंडर से कोई लेना देना नहीं था। ये बस ग्रामर का एक नियम था जो भाषा को एक ढांचा देता था। और फिर आता है तीसरा और आखिरी पिलर, रिच वोकैबुलरी, मतलब शब्दों का एक जबरदस्त खजाना। इस भाषा में इतने शब्द थे कि बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल आइडियाज और खूबसूरत कविताएं लिखना मुमकिन था। जाहिर है उस जमाने में कहानियां सुनाने और कविता लिखने के लिए ये बहुत ही जरूरी था। तो ठीक है, हमने नियम तो समझ लिए, व्याकरण कैसा था ये भी देख लिया, पर सवाल ये है कि ये भाषा असल में इस्तेमाल कैसे होती थी। चलिए अब इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं, और वो उदाहरण है बियोवुल्फ। ये उस दौर की सबसे मशहूर रचना है। एक तरह से ये हमें लाइव डेमो देती है कि उन सभी व्याकरण के नियमों को इस्तेमाल करके कितनी शानदार कहानियां गढ़ी जा सकती थी। सच कहूं तो बियोवुल्फ जैसी रचनाएं हमारे लिए किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो शुरुआती भाषा कितनी गहरी, कितनी एक्सप्रेसिव और कितनी पावरफुल थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब पुरानी बातें आज क्यों जरूरी है? मतलब इस पुरानी नींव का आज क्या लेना देना? लेना देना है, और बहुत गहरा लेना देना है। इन्हीं पुरानी खासियतों ने आज की अंग्रेजी के लिए एक चट्टान जैसी मजबूत नींव तैयार की। तो अगर पूरी कहानी को एक नज़र में देखें तो ये कुछ ऐसी है। सबसे पहले एक मजबूत जर्मनी ग्रामर की नींव रखी गई। उस नींव पर इन्फ्लेक्शन, जेंडर और एक शानदार वोकैबुलरी का ढांचा खड़ा किया गया, और इस सब की विरासत आज भी बियोवुल्फ जैसे महान कामों में जिंदा है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस पुराने ब्लूप्रिंट की कौन कौन सी गूंज है जो आज भी हमारी अंग्रेजी में सुनाई देती है? कभी सोचा है कि हम जो शब्द रोज बोलते हैं उनमें कितना गहरा इतिहास छिपा हो सकता है? कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां सबसे मामूली जगहों पर छिपी होती हैं, जैसे किसी पुरानी किताब का एक अकेला सा वाक्य। आज हम एक ऐसे ही वाक्य की परतें खोलेंगे। ये सुनने में तो बहुत साधारण है, लेकिन ये एक पूरी संस्कृति के बदल जाने की कहानी बताता है। तो ये रहा वो वाक्य। पहली नज़र में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना, किसी सूखी सी हिस्टोरिकल नोट्स जैसा। लेकिन जरा गौर से देखिए, इसका हर शब्द एक धागे की तरह है जो एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये सिर्फ कुछ शब्दों के लिस्ट नहीं है, ये एक समाज के बदलने का पूरा खाका है। तो असली सवाल यही उठता है, भला एक अकेली लाइन हमें भाषा, टेक्नोलॉजी और समाज के ढांचे में आए इतने बड़े बदलाव के बारे में क्या कुछ बता सकती है? तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए, आइए इस वाक्य की एक एक परत हटाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या इतिहास छिपा है। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। हमारी कहानी में भी वो चिंगारी थी एक नया प्रभाव, एक ऐसा असर जो अपने साथ सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि ज्ञान और विचारों का पूरा सैलाब लेकर आया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 597 से 800 ईस्वी के बीच। ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, करीब 200 साल का वक्त था। ये वो जमाना था जब बदलाव के बीज बोए जा रहे थे और एक बिल्कुल नया कल्चर, एक नया सांस्कृतिक परिदृश्य धीरे धीरे शक्ल ले रहा था। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ में थी एक अकेली लेकिन बहुत ही जबरदस्त घटना, ईसाई मिशनरियों का लैटिन शिक्षा को लेकर आना। इसे ऐसे समझिए जैसे ये डोमिनो इफेक्ट का पहला डोमिनो था, जिसके गिरते ही बाकी सब कुछ बदल गया। अच्छा, अब आते हैं उस वाक्य के पहले हिस्से पर, नए शब्द। लेकिन रुकिए, ये कोई वोकैबुलरी की क्लास नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये कहानी है नई दुनिया और नए आइडियाज के आने की। हमारे सोर्स में 3 बहुत ही पावरफुल उदाहरण दिए गए हैं, स्कूल, कैंडल और प्रीस्ट। अब देखिए, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये तो समझिए छोटे छोटे पैकेट में बंद क्रांतियां हैं। चलिए एक एक करके इन्हें खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल की। आज तो हम सबके लिए ये एक आम बात है ना, लेकिन उस जमाने में सोचिए, ये एक जबरदस्त आइडिया था।
ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान को एक ढांचे में ढालने, उसे व्यवस्थित करने और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का एक बिल्कुल नया तरीका था। फिर आता है शब्द कैंडल, यानी मोमबत्ती। क्या लगता है, बस मोम और एक बत्ती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गेम चेंजर था। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसने इंसान को अंधेरे पर काबू पाने का मौका दिया। इसने दिन को सचमुच लंबा कर दिया। अब सूरज ढलने पर पढ़ाई लिखाई और काम रुकता नहीं था। और आखिर में प्रीस्ट, ये भी सिर्फ एक जॉब टाइटल नहीं था, ये अपने साथ एक पूरा का पूरा नया सामाजिक और धार्मिक ढांचा लेकर आया था। इसने समाज में शक्ति और प्रभाव के नए केंद्र बनाए, जिसने समाज की पूरी बुनावट को ही बदल कर रख दिया। तो अब समझ में आ रहा है, ये सिर्फ नए शब्द नहीं थे। हर एक शब्द एक लेबल से कहीं ज्यादा था। ये एक बीज की तरह था जो अपने साथ जीने के एक बिल्कुल नए तरीके का पूरा ब्लूप्रिंट लेकर आया था। इससे एक बहुत ही सीधा सा सवाल खड़ा होता है, जब इतने सारे नए और कॉम्प्लेक्स आइडियाज आ रहे थे, तो उन्हें सहेज कर रखने और दूसरों तक फैलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी होगी? इसका जवाब उसी वाक्य के दूसरे हिस्से में छिपा है, लेखन प्रणालियों में सुधार। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक पूरी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत पावरफुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, यानी लैटिन शिक्षा, लेकिन जो हार्डवेयर है यानी लिखने का मौजूदा तरीका वो बहुत पुराना है, वो उसे संभाल ही नहीं पाएगा। तो क्या चाहिए? एक अपग्रेड। बिल्कुल, इसी नए ज्ञान को संभालने की जरूरत ने लिखने की टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को सीधा सीधा बढ़ावा दिया। ये बिल्कुल वही क्लासिक केस है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। विचार ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे, उन्हें रिकॉर्ड करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए टूल्स को यानी लिखने की टेक्नोलॉजी को भी बेहतर होना ही था, उसे इवॉल्व होना पड़ा। तो अब जब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग देख लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। देखते हैं कि कैसे उस एक छोटी सी चिंगारी ने एक ऐसी आग जलाई जिसकी तपिश शायद आज भी महसूस की जा सकती है। तो देखा ये डोमिनो इफेक्ट कैसे काम किया? ये एक बिल्कुल साफ चेन रिएक्शन है। सबसे पहले लैटिन शिक्षा आई, इसके कारण नए शब्द और नए कॉन्सेप्ट्स ने अपनी जड़ें जमाई, और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को संभालने के लिए लिखने की टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ आगे बढ़ना पड़ा। हर एक चीज दूसरी से जुड़ी हुई है, और यही बात हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कल्चरल बदलाव आपस में कितने जुड़े होते हैं। कोई एक बाहरी असर, जैसे कि एक नई शिक्षा, सिर्फ एक चीज को नहीं बदलती। नहीं, ये तो समाज के हर पहलू में लहरें पैदा करती है। भाषा से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब कुछ बदल जाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है, इतिहास में ऐसी और कौन सी एक घटना या कौन सा एक आविष्कार हुआ है, सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस या फिर इंटरनेट, जिसने समाज पर इतना गहरा और दूर तक जाने वाला असर डाला हो। ये हमें दिखाता है कि कैसे वाकई में एक चिंगारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। नमस्कार। कभी सोचा है कि जो शब्द हम रोज बोलते हैं उनमें सदियों पुराने राज छिपे हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए इतिहास की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे कुछ समुद्री योद्धाओं ने हमारी भाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर कुछ शब्द हैं जिन्हें हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। सोचना बस ये है कि इन सब में कॉमन क्या है। ये शब्द हैं स्काई, एग, टेक और दे। सुनने में कितने आम लगते हैं ना, लेकिन इनकी जड़ें एक ऐसी जगह से जुड़ी हैं जिसकी उम्मीद करना भी मुश्किल है। इस राज को खोलने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत पीछे जाना होगा। तो तैयार हैं? हम जा रहे हैं 1000 साल से भी ज्यादा पीछे, उस दौर में जब वाइकिंग्स की नावें इंग्लैंड के तटों पर आकर लगी थीं। देखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। जैसा ये टाइमलाइन दिखा रही है, वाइकिंग्स के हमले धीरे धीरे बस्तियों में बदल गए। मतलब वो सिर्फ लूटपाट करने नहीं आए थे, वो वहीं बसने लगे थे। और जब 2 अलग-अलग कल्चर एक साथ रहते हैं ना, तो उनकी भाषाएं भी टकराती हैं और हमेशा के लिए बदल जाती हैं। तो जरा सोचिए उस सीन के बारे में। एक ही जमीन पर 2 अलग-अलग तरह के लोग रह रहे हैं। एक तरफ है पुरानी अंग्रेजी बोलने वाले और दूसरी तरफ है नॉर्स भाषा बोलने वाले वाइकिंग्स। यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। भाषा विज्ञान की दुनिया में इसे कहते हैं लैंग्वेज कॉन्टैक्ट या भाषा संपर्क। सीधा सा मतलब है,
जब दो अलग कल्चर एक साथ रहते हैं तो उनकी भाषाएं भी आपस में घुल मिल जाती हैं। और यही वो चिंगारी थी जिसने अंग्रेजी भाषा को बदलने वाली आग को भड़काया। इसे ऐसे समझिए, एक वाइकिंग मछुआरा है और एक अंग्रेज किसान, दोनों को आपस में सौदा करना है। अब वो इशारों में तो हर वक्त बात नहीं कर सकते ना, उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए कोई बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बस रोजमर्रा की इसी जरूरत ने बदलाव की नींव रखी। तो इस मेलजोल का अंग्रेजी पर दो बहुत बड़े असर हुए, और ये असर इतने गहरे थे कि उन्होंने भाषा की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी। पहला तो ये कि नॉर्स भाषा से हजारों नए शब्द अंग्रेजी में आ गए, और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है, अंग्रेजी की ग्रामर, उसका व्याकरण बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। जी हाँ, मुश्किल होने की जगह आसान हो गया। देखिए, पुरानी अंग्रेजी बहुत कॉम्प्लेक्स थी, उलझे हुए धागों की तरह, हर शब्द के कई अलग अलग रूप, ढेरों नियम। लेकिन जब नॉर्स बोलने वालों ने इसे सीखना शुरू किया तो उन्होंने इन मुश्किलों को हटा दिया। भाषा को आसान बनाना जरूरी था ताकि सब बात कर सकें। इसका नतीजा क्या हुआ? एक ज्यादा सीधी सादी और सरल भाषा। तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी शुरुआती पहेली पर, उन शब्दों पर जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। अब उस राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। तो याद है वो पहेली? जवाब ये है, वो सारे शब्द स्काई, एग, टेक, दे, ये सब सीधे वाइकिंग्स की भाषा यानी पुरानी नॉर्स से आए हैं। कमाल है ना? बिल्कुल, ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। वाइकिंग्स ने हमें सिर्फ शब्द नहीं दिए, उन्होंने हमें स्काई, एग, टेक और यहाँ तक कि दे जैसे रोजमर्रा के शब्द दिए। ये वो शब्द थे जो भाषा की आत्मा में बस गए। और ये कोई 10-20 शब्द नहीं थे, हम बात कर रहे हैं 1000 से भी ज्यादा शब्दों की। जरा सोचिए, 1000 से ज्यादा शब्द, ये कितना बड़ा और गहरा असर था। तो जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि वाइकिंग्स का असर सिर्फ डिक्शनरी में कुछ नए शब्द जोड़ने जैसा नहीं था। नहीं, उन्होंने तो भाषा की बुनियाद, उसकी ग्रामर, उसके स्ट्रक्चर को ही बदलकर एक नया रूप दे दिया था। तो अगली बार जब कोई आसमान या स्काई की तरफ देखे तो ये याद रखना, कितना मजेदार होगा कि वो असल में वाइकिंग्स की 1000 साल पुरानी विरासत को देख रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोज के बोले जाने वाले शब्दों में और ना जाने कितने ऐसे छिपे हुए इतिहास अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। कभी सोचा है कि सिर्फ एक लाइन, एक छोटा सा वाक्य किसी भाषा की पूरी कहानी बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही वाक्य की गहराई में उतरेंगे जिसने बिखरी हुई बोलियों को जोड़कर अंग्रेजी भाषा की नींव रखी। ये है वो वाक्य। देखने में शायद बहुत सीधा साधा लगे, है ना? लेकिन असल में ये एक पूरी ऐतिहासिक क्रांति का निचोड़ है। इसमें कर्ता है, क्रिया है और एक जबरदस्त नतीजा भी। तो चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। सवाल यही है कि आखिर इस एक वाक्य में इतनी ताकत आई कहाँ से? मतलब सिर्फ एक लाइन, ये कैसे एक पूरी भाषा के जन्म की कहानी बन गई? आइए इसे परत दर परत खोलकर इसके पीछे छिपे राज को समझते हैं। तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलना पड़ेगा इसके किरदारों से। हमारा वाक्य 2 लोगों की तरफ इशारा करता है, एक राजा और कुछ विद्वान। यहाँ पर ना एक कमाल की जुगलबंदी थी। एक तरफ थे राजा एल्फ्रेड, वो लीडर जिनके पास एक विजन था, एक सपना था, और दूसरी तरफ थे मठवासी विद्वान, उस दौर के सबसे पढ़े लिखे लोग, वो दिमाग जिन्होंने उस विजन को हकीकत में बदलने का सारा काम किया। मतलब एक तरफ से विजन आया और दूसरी तरफ से उसे पूरा करने की मेहनत। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि ये कमाल किया किसने, पर अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्या जिससे एक पूरी भाषा का चेहरा ही बदल गया। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 3 काम जिन्होंने इस बड़े बदलाव को मुमकिन बनाया: लिखना, दर्ज करना और मानकीकृत करना। आगे बढ़ने से पहले ये मानकीकरण शब्द है क्या, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। सोचिए, जैसे किसी खेल के लिए नियम बनाए जाते हैं ताकि सब एक ही तरह से खेलें, मानकीकरण भी भाषा के लिए वही नियम बनाता है। कैसे लिखना है, ग्रामर क्या होगी, ताकि हर कोई उसे एक ही तरीके से समझे और इस्तेमाल करे। ये तीनों कदम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबसे पहले तो जो भाषा सिर्फ बोली जाती थी उसे बड़े पैमाने पर लिखा जाने लगा। फिर उस लिखी हुई चीज को
कानूनों और किताबों की शक्ल में रिकॉर्ड किया गया ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। और आखिर में उस लिखने के तरीके के लिए पक्के नियम बनाए गए ताकि सब लोग एक ही स्टाइल में लिखें और पढ़ें। तो इस पूरी मेहनत का असर क्या हुआ? देखिए, मानकीकरण से पहले अंग्रेजी अलग अलग इलाकों की बोलियों का एक जाल थी, कोई एक तरीका नहीं था लिखने का। लेकिन इस काम के बाद एक स्टैंडर्ड लिखित भाषा तैयार हुई जिसके नियम पक्के थे और जिसे पूरे देश में कोई भी आसानी से समझ सकता था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस सब का आखिर मतलब क्या था? ये सिर्फ भाषा की बात थी या कुछ और भी? इसका असर किताबों से कहीं ज्यादा गहरा था। असली खेल ये था, ये सिर्फ शब्दों को एक करना नहीं था, ये लोगों को एक करना था। क्योंकि जब लोगों की भाषा एक हो जाती है तो उनके बीच एक जुड़ाव पैदा होता है, एक साझा पहचान बनती है, एक हम की भावना आती है। इस पूरे प्रक्रिया की जो विरासत थी वो आज भी जिंदा है। इसने एक कॉमन कल्चर की नींव रखी, सरकार चलाने और शिक्षा देने में आसानी की, और सबसे बढ़कर लोगों के मन में एक राष्ट्र होने की भावना को मजबूत किया। भाषा अब सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रही, वो एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई थी। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, पुरानी अंग्रेजी की ये कहानी हमें आज की भाषाओं के बारे में क्या सिखाती है? क्या कोई भी भाषा बिना एक तय मानक के, बिना एक जैसे नियमों के सच में दुनिया पर अपना असर छोड़ सकती है? ये सोचने वाली बात है। सोचिए, क्या इतिहास की कोई एक घटना पूरी की पूरी भाषा को हमेशा के लिए बदल सकती है? ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ शब्दों को बल्कि समाज के ताने-बाने को ही एक नया रूप दे दिया। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? साल था 1066 जब हुई नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी नॉर्मन विजय। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो पल था जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी और अंग्रेजी भाषा की कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला था। बस एक घटना और नतीजा, एक देश दो हिस्सों में बंट गया, सिर्फ तलवार से नहीं, जुबान से भी। एक तरफ एक नई भाषा आ रही थी तो दूसरी तरफ समाज में एक गहरी खाई बनती जा रही थी। तो आखिर इस बड़े भाषाई बदलाव की वजह क्या थी? चलिए देखते हैं, वो कौन सी नई आवाज थी जो पूरे किंगडम पर छाने वाली थी। जब नॉर्मन्स इंग्लैंड आए तो वो अपने साथ सिर्फ हथियार लेकर नहीं आए, वो अपने साथ लाए एक पूरी की पूरी नई भाषा, ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच। सोचिए, इंग्लैंड की जमीन पर ये एक ऐसी आवाज थी जो पहले किसी ने सुनी ही नहीं थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये भाषा अब सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं थी, ये पावर और स्टेटस का सिंबल बन गई। देखते ही देखते ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच हर जगह छा गई। सरकार हो, कानून हो या फिर एलीट क्लास, हर जगह की ऑफिशियल लैंग्वेज यही बन गई। मतलब सीधा था, अगर पावर के करीब रहना है तो फ्रेंच बोलनी ही पड़ेगी। इसे अगर एक लाइन में कहना हो तो ये थी दरबार और महल की भाषा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उस जमाने की कड़वी हकीकत थी। ठीक है, तो राजा महाराजा और बड़े लोग तो फ्रेंच बोल रहे थे, पर आम आदमी का क्या? वो कौन सी जुबान बोल रहा था? चलिए अब जरा उस पर नजर डालते हैं। उसी दौरान इंग्लिश जो थी वो आम लोगों की भाषा बनकर रह गई। मतलब जो लोग खेतों में काम करते थे, जो अपने घरों में रहते थे, उनकी जुबान पर अब भी पुरानी इंग्लिश ही थी। तो इंग्लिश बन गई खेत और घर की भाषा। पावर से कोसों दूर ये रोज की जिंदगी और मेहनत मशक्कत की भाषा थी। तो यहां पर हम उस वक्त का जो भाषाई और सामाजिक बंटवारा था उसे साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ थी ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच, रूलर्स की भाषा, और दूसरी तरफ इंग्लिश, जिन पर रूल किया जा रहा था उनकी भाषा। समाज कह सकते हैं भाषा की वजह से दो टुकड़ों में बंट चुका था। और ये जो दो भाषाओं वाला सिस्टम था ना, इसका असर सिर्फ कुछ सालों तक ही नहीं रहा। इसने भाषा के आधार पर एक ऐसा बंटवारा कर दिया जिसके निशान हमें आज भी देखने को मिलते हैं। इस सिचुएशन को एक खास नाम दिया गया है, लिंग्विस्टिक स्ट्रैटिफिकेशन। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि एक ही समाज में अलग अलग सोशल क्लास अलग अलग भाषाएं बोलती हैं। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड में बिल्कुल यही हो रहा था। तो सवाल ये है कि ये नया सोशल और लिंग्विस्टिक ऑर्डर बना कैसे? देखिए, सबसे पहले तो फ्रेंच बोलने वाली एलीट क्लास पावर में आई, फिर इंग्लिश को निचले तबके की भाषा बना दिया गया,
और आखिर में नतीजा ये हुआ कि किसी की जुबान ही उसके सोशल स्टेटस का सबसे बड़ा पहचान पत्र बन गई। मतलब कोई क्या बोलता है, इसी से तय होता था कि समाज में उसकी जगह कहाँ है। ये पूरी कहानी हमें आज के दौर के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन क्या भाषा और पावर का ये खेल आज खत्म हो गया है? जरा सोचिए, आज की दुनिया में कौन सी भाषाएं हैं जो पावर का सिंबल हैं और कौन सी भाषाएं हैं जो हाशिए पर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी जड़ें हमें इतिहास के इसी चैप्टर में मिलती हैं। कभी सोचा है कि इतिहास में बस एक पल, एक घटना कैसे किसी चीज की पूरी दिशा बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, जहां एक साल ने एक पूरी भाषा के भविष्य को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। चलिए उस साल में चलते हैं जब अंग्रेजी भाषा की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर कैसे कोई एक अकेली घटना पूरी की पूरी भाषा को हमेशा के लिए बदल सकती है? इसका जवाब ना एक खास साल में छिपा है। वो साल था 1066 यानी 1066 CE। ये वो साल था जिसने इंग्लैंड के इतिहास और उसकी भाषा दोनों पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। तो इस साल आखिर हुआ क्या था? इंग्लैंड में एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी, जिसे हम आज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या नॉर्मन विजय के नाम से जानते हैं। और इसी एक घटना ने भाषा के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। और इस जीत का, इस कॉन्क्वेस्ट का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा भाषा पर। इंग्लैंड में सत्ता की एक नई भाषा का दौर शुरू हुआ, और वो भाषा थी ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच, जिसे विजेता अपने साथ लेकर आए थे। देखिए, ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच सिर्फ बातचीत की भाषा नहीं रही, ये तो सरकार की ऑफिशियल भाषा बन गई। मतलब सारे कानून, सारे सरकारी काम सब इसी में होने लगे। ये अदालतों की भी भाषा थी, तो जाहिर है न्याय पाने के लिए इसे जानना जरूरी था। और शायद सबसे बड़ी बात, ये वहां के अमीर लोगों यानी शासकों की भाषा बन गई, जिसने इसे रुतबे और ताकत का सिंबल बना दिया। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है, उस भाषा का क्या हुआ जो वहां के आम लोग सदियों से बोलते आ रहे थे? मतलब इंग्लिश का क्या हुआ? और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इंग्लिश वो सिर्फ आम लोगों की भाषा बनकर रह गई। जो लोग खेतों में काम करते थे, जो बाजारों में सामान बेचते थे, वो पुरानी इंग्लिश बोलते रहे, जबकि शासक वर्ग और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंच में बात करता था। ये जो बंटवारा था ना, इसने समाज पर बहुत ही गहरा असर डाला। आप सोचकर देखिए, एक आम किसान जो जानवर पालता था, वो उसे क्या कहता था? काऊ या पिग। ये सब इंग्लिश शब्द हैं। लेकिन जब वही जानवर पककर किसी अमीर की मेज पर पहुंचता, तो उसे बीफ या पोक कहा जाता। और ये शब्द फ्रेंच हैं। भाषा ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जहां शासक और आम लोगों की दुनियाएं बिल्कुल अलग हो गई थीं। तो ये जो बंटवारा हुआ, इसका असर कितना लंबा चला? क्या ये कुछ सालों की बात थी? नहीं, 1066 की गूंज सदियों तक सुनाई दी, और सच कहूं तो आज भी मॉडर्न इंग्लिश में महसूस की जाती है। इस घटना ने असल में एक लिंग्विस्टिक हायरार्की को जन्म दिया। ये एक फैंसी टर्म है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक ऐसा सिस्टम जहां एक भाषा को दूसरी से ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच सबसे ऊपर थी और इंग्लिश निचले पायदान पर। इसका एक मॉडर्न उदाहरण आज भी हम देख सकते हैं, जब कभी-कभी किसी खास लहजे या बोली को दूसरी से ज्यादा पढ़ा लिखा या बेहतर मान लिया जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या होता है जब सत्ता की भाषा आम लोगों की भाषा नहीं होती? इसका समाज पर, संस्कृति पर और लोगों की पहचान पर आखिर क्या असर पड़ता है? भाषाएं ना कभी एक जैसी नहीं रहती। वो तो जिंदा चीजों की तरह हैं, हमेशा बदलती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं। आज हम अंग्रेजी के इतिहास में हुए एक ऐसे ही जबरदस्त बदलाव की कहानी जानेंगे, जिसने इस भाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ 200 साल में किसी भाषा को पूरी तरह बदलना मुमकिन है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इतिहास गवाह है कि अंग्रेजी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कुछ 100 साल पहले जो अंग्रेजी बोली जाती थी, वो आज की अंग्रेजी से इतनी अलग थी कि शायद हम उसे पहचान भी नहीं पाते। तो फिर ये हुआ कैसे?
इसका जवाब छुपा है साल 1100 से 1300 के बीच के इन 200 सालों में। जी हाँ, सिर्फ 2 सदियों के अंदर अंग्रेजी एक इतने बड़े बदलाव से गुजरी कि पुरानी अंग्रेजी, जिसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, पूरी तरह से मध्य अंग्रेजी यानी मिडिल इंग्लिश में बदल गई। चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अच्छा, इस बड़े बदलाव को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये भाषा पहले थी कैसी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं पुरानी अंग्रेजी के नियमों पर और उसकी दुनिया पर। पुरानी अंग्रेजी और आज की अंग्रेजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसका ग्रामर कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। वो केस एंडिंग्स नाम के एक सिस्टम पर चलती थी। मतलब हर शब्द के आखिर में कुछ ऐसा जुड़ा होता था जो बताता था कि सेंटेंस में उसका रोल क्या है। और हाँ, उसकी ज़्यादातर वोकैबुलरी जर्मैनिक थी। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस भाषा का नक्शा ही बदल दिया? इसके पीछे 3 बड़ी वजह थीं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक नई भाषा बनाने की रेसिपी के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स थे। हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़े बदलाव, और वो भी लगभग एक ही समय पर हुए। ये रहे वो 3 बदलाव। सबसे पहले ग्रामर, वो बहुत सिंपल हो गई। दूसरा, वो जो मुश्किल से केस एंडिंग्स थे ना, वो हट गए। और तीसरा, हजारों फ्रेंच शब्द भाषा में आ गए। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये केस एंडिंग्स हैं क्या भला? सोचिए, जैसे हर शब्द के पीछे एक छोटा सा टैग लगा हो जो उसका काम बताता हो। जैसे ये शब्द काम कर रहा है या इस शब्द पर काम हो रहा है। अब जरा सोचिए, इससे भाषा कितनी मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाती होगी सीखने वालों के लिए। और यहाँ देखिए, इसका असर कितना बड़ा था। पुरानी अंग्रेजी में मतलब समझने के लिए शब्द के आखिर को देखना पड़ता था, बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा। लेकिन मिडिल इंग्लिश में इन केस एंडिंग्स को हटा दिया गया और नतीजा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम सीधा और सरल हो गया। और फिर आया तीसरा और शायद सबसे बड़ा बदलाव, फ्रेंच शब्दों की एंट्री। और ये कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं थी, ये तो जैसे शब्दों की बाढ़ आ गई हो। हजारों के हजारों नए शब्द अंग्रेजी का हिस्सा बन गए। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ हुईं, ग्रामर का आसान होना, केस एंडिंग्स का हटना और फ्रेंच शब्दों का आना, तो जो भाषा बनी वो पुरानी अंग्रेजी से बिल्कुल अलग थी। यहीं से जन्म हुआ एक नई भाषा का, जिसे हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। ग्रामर मुश्किल से आसान हो गया, नाउन केस एंडिंग्स पर डिपेंडेंट होने के बजाय फ्री हो गए, और वोकैब्युलरी जो पहले पूरी तरह से जर्मैनिक थी, अब उसमें फ्रेंच का तड़का लग गया था। मतलब संक्षेप में कहें तो अंग्रेजी की पूरी पहचान ही बदल गई। तो सवाल ये है कि सदियों पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि आज हम जो मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं ना, उसकी नींव, उसका पूरा ढांचा इसी बड़े बदलाव पर टिका है। ये बात बिल्कुल साफ है, इस बदलाव ने ओल्ड इंग्लिश को मिडिल इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो एक तरह की भाषाई क्रांति थी। एक भाषा खत्म हुई और उसकी जगह एक नई भाषा ने ले ली। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। आज की अंग्रेजी का जो सिंपल स्ट्रक्चर है और उसकी जो जबरदस्त वोकैब्युलरी है, जिसमें जर्मनिक और फ्रेंच दोनों का मिक्सचर है, वो सब कुछ उन्हीं 200 सालों के तूफानी दौर का नतीजा है। तो चलिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जिस तरह ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश में बदल गई, क्या पता आज हम भी किसी ऐसे ही बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हों? क्योंकि अगर भाषा का बदलना तय है, तो सोचने वाली बात है कि आज से 200 साल बाद अंग्रेजी का अगला बड़ा परिवर्तन कैसा दिखेगा। भाषाएं ना कभी एक जैसी नहीं रहती, वो तो जिंदा चीजों की तरह हैं, हमेशा बदलती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं। आज हम अंग्रेजी के इतिहास में हुए एक ऐसे ही जबरदस्त बदलाव की कहानी जानेंगे, जिसने इस भाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ 200 साल में किसी भाषा को पूरी तरह बदलना मुमकिन है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इतिहास गवाह है कि अंग्रेजी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कुछ 100 साल पहले जो अंग्रेजी बोली जाती थी, वो आज की अंग्रेजी से इतनी अलग थी कि शायद हम उसे पहचान भी नहीं पाते। तो फिर ये हुआ कैसे?
इसका जवाब छुपा है साल 1100 से 1300 के बीच के इन 200 सालों में। जी हाँ, सिर्फ 2 सदियों के अंदर अंग्रेजी एक इतने बड़े बदलाव से गुजरी कि पुरानी अंग्रेजी, जिसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, पूरी तरह से मध्य अंग्रेजी यानी मिडिल इंग्लिश में बदल गई। चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अच्छा, इस बड़े बदलाव को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये भाषा पहले थी कैसी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं पुरानी अंग्रेजी के नियमों पर और उसकी दुनिया पर। पुरानी अंग्रेजी और आज की अंग्रेजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसका ग्रामर कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। वो केस एंडिंग्स नाम के एक सिस्टम पर चलती थी। मतलब हर शब्द के आखिर में कुछ ऐसा जुड़ा होता था जो बताता था कि सेंटेंस में उसका रोल क्या है। और हाँ, उसकी ज़्यादातर वोकैबुलरी जर्मैनिक थी। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस भाषा का नक्शा ही बदल दिया? इसके पीछे 3 बड़ी वजह थीं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक नई भाषा बनाने की रेसिपी के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स थे। हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़े बदलाव, और वो भी लगभग एक ही समय पर हुए। ये रहे वो 3 बदलाव। सबसे पहले ग्रामर, वो बहुत सिंपल हो गई। दूसरा, वो जो मुश्किल से केस एंडिंग्स थे ना, वो हट गए। और तीसरा, हजारों फ्रेंच शब्द भाषा में आ गए। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये केस एंडिंग्स हैं क्या भला? सोचिए, जैसे हर शब्द के पीछे एक छोटा सा टैग लगा हो जो उसका काम बताता हो। जैसे ये शब्द काम कर रहा है या इस शब्द पर काम हो रहा है। अब जरा सोचिए, इससे भाषा कितनी मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाती होगी सीखने वालों के लिए। और यहाँ देखिए, इसका असर कितना बड़ा था। पुरानी अंग्रेजी में मतलब समझने के लिए शब्द के आखिर को देखना पड़ता था, बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा। लेकिन मिडिल इंग्लिश में इन केस एंडिंग्स को हटा दिया गया और नतीजा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम सीधा और सरल हो गया। और फिर आया तीसरा और शायद सबसे बड़ा बदलाव, फ्रेंच शब्दों की एंट्री। और ये कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं थी, ये तो जैसे शब्दों की बाढ़ आ गई हो। हजारों के हजारों नए शब्द अंग्रेजी का हिस्सा बन गए। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ हुईं, ग्रामर का आसान होना, केस एंडिंग्स का हटना और फ्रेंच शब्दों का आना, तो जो भाषा बनी वो पुरानी अंग्रेजी से बिल्कुल अलग थी। यहीं से जन्म हुआ एक नई भाषा का, जिसे हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। ग्रामर मुश्किल से आसान हो गया, नाउन केस एंडिंग्स पर डिपेंडेंट होने के बजाय फ्री हो गए, और वोकैब्युलरी जो पहले पूरी तरह से जर्मैनिक थी, अब उसमें फ्रेंच का तड़का लग गया था। मतलब संक्षेप में कहें तो अंग्रेजी की पूरी पहचान ही बदल गई। तो सवाल ये है कि सदियों पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि आज हम जो मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं ना, उसकी नींव, उसका पूरा ढांचा इसी बड़े बदलाव पर टिका है। ये बात बिल्कुल साफ है, इस बदलाव ने ओल्ड इंग्लिश को मिडिल इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो एक तरह की भाषाई क्रांति थी। एक भाषा खत्म हुई और उसकी जगह एक नई भाषा ने ले ली। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। आज की अंग्रेजी का जो सिंपल स्ट्रक्चर है और उसकी जो जबरदस्त वोकैब्युलरी है, जिसमें जर्मनिक और फ्रेंच दोनों का मिक्सचर है, वो सब कुछ उन्हीं 200 सालों के तूफानी दौर का नतीजा है। तो चलिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जिस तरह ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश में बदल गई, क्या पता आज हम भी किसी ऐसे ही बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हों? क्योंकि अगर भाषा का बदलना तय है, तो सोचने वाली बात है कि आज से 200 साल बाद अंग्रेजी का अगला बड़ा परिवर्तन कैसा दिखेगा। हेलो, कभी सोचा है कि इंग्लिश भाषा इतनी अजीब सी क्यों लगती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल लगभग हर उस इंसान के मन में आता है जो इंग्लिश सीखता है या बोलता है। जैसे कि पुट और बट में यू की आवाज़ इतनी अलग क्यों है, या फिर दो, टफ, थ्रू जैसे शब्दों में इतना अंतर क्यों? बस इसी अजीबो-गरीब पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब भाषा के इतिहास की गहराइयों में छिपा है, एक ऐसी घटना में जिसने हमेशा के लिए अंग्रेजी की आवाज़ ही बदल कर रख दी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब अंग्रेजी एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही थी। ये कह सकते हैं भाषा के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था।
ये समय था लगभग 1400 से 1500 के बीच का। इस दौरान अंग्रेजी भाषा में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। बस इसी एक सदी ने उस भाषा की नींव रखी जो आज बोली जाती है। ये एक ऐसा समय था जब अंग्रेजी सिर्फ एक स्थानीय बोली ना रहकर एक राष्ट्रीय पहचान बन रही थी। और इसी दौर में अंग्रेजी को एक बिल्कुल नया मकाम मिला। वो सरकार और शिक्षा की भाषा बन गई। और इससे हुआ ये कि इसका असर पूरे देश में तेजी से फैल गया। लेकिन जिस समय इस भाषा का कद इतना बढ़ रहा था, ठीक उसी समय इसकी आवाज के साथ कुछ बहुत ही ड्रामेटिक हो रहा था। कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। ये इतिहास का एक गजब का संयोग था। एक तरफ तो अंग्रेजी का रुतबा बढ़ रहा था और दूसरी तरफ लोगों के बोलने का ढंग ही बदल रहा था। और यही था वो बदलाव। इसे इतिहास में जाना जाता है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से। ये बेसिकली उच्चारण में हुए बहुत बड़े बदलावों की एक सीरीज थी। असल में अंग्रेजी के उच्चारण की पहेली का असली कारण यही घटना है। इसको ना एक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। हुआ ये कि अंग्रेजी के जो लंबे स्वर यानी वाउल साउंड्स थे वो बदलने लगे। जैसे जो शब्द पहले मीज की तरह बोला जाता था, उसकी ई की आवाज ऊपर उठकर आय बन गई और वो शब्द हो गया माइस। अब जब एक आवाज बदली तो उसने दूसरी आवाजों पर दबाव डाला और बस एक विशाल डोमिनो इफेक्ट ने पूरी भाषा के स्वरों को हिला के रख दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ऐतिहासिक घटना ने आज की अंग्रेजी स्पेलिंग को इतना उलझा हुआ कैसे बना दिया। देखिए, इस बड़े बदलाव से पहले मामला काफी सीधा था। स्पेलिंग और उच्चारण में काफी हद तक तालमेल था। जैसा लिखा वैसा बोला, सिंपल। लेकिन जब लोगों के बोलने का तरीका बदला, ठीक उसी दौरान प्रिंटिंग प्रेस आ गया। इससे क्या हुआ कि जो पुरानी स्पेलिंग थी वो किताबों में छपकर पक्की हो गई, एकदम पत्थर की लकीर। तो नतीजा ये हुआ कि जुबान तो बदल गई पर लिखावट पुरानी ही रह गई। दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं ना, उसका उच्चारण उस बड़े बदलाव की देन है, लेकिन उसकी स्पेलिंग वो उस बदलाव से पहले के दौर में ही फंसी रह गई। और यही है वो सबसे बड़ी वजह कि अंग्रेजी में स्पेलिंग और आवाज में इतना फर्क है। अच्छा, तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये हमें समझाता है कि अंग्रेजी भाषा वैसी क्यों है जैसी वो आज है। ये हमें याद दिलाता है कि भाषा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये हमेशा बदलती रहती है। असल में जब भी कोई अंग्रेजी बोलता है तो वो अनजाने में ही 500 साल पुरानी एक ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बन जाता है। तो ये सारी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर भाषाएं हमेशा बदलती हैं तो फिर अगला ग्रेट शिफ्ट क्या होगा? सोच कर देखिए, भविष्य में हमारी भाषाएं कैसी सुनाई देंगी। है ना सोचने वाली बात? आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज हम उस कहानी में चलते हैं जहां दो जबरदस्त ताकतों ने मिलकर इस भाषा को हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लिखने के लिए कुछ सही या गलत है ही नहीं। मतलब आप जो चाहें जैसे चाहे लिख सकते हैं। सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है ना? लेकिन शुरुआती अंग्रेजी का यही हाल था, एक तरह की पूरी भाषाई अराजकता। तो चलिए पहले जरा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले अंग्रेजी असल में थी कैसे। ये सचमुच एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई डिक्शनरी नहीं थी। इसका मतलब है कोई नियम नहीं थे। जरा सोचिए, एक ही राइटर एक ही पेज पर एक ही शब्द को कई अलग अलग तरीकों से लिख सकता था। सब कुछ पूरी तरह से लिखने वाले की मर्जी पर था। और फिर आया एक ऐसा आविष्कार जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग क्रांति की। देखिए, इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आना, बस यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट जिसने अंग्रेजी के मानकीकरण की शुरुआत की। और यहीं से एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हम अर्ली मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। अब ये मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है भाषा को एक जैसा, एक यूनिफॉर्म रूप देना। और प्रिंटिंग प्रेस ने ही इसे मुमकिन बनाया। क्यों? क्योंकि अब हजारों किताबें, हजारों कॉपियां बिल्कुल एक जैसी छप सकती थीं और इसी से भाषा में एक रूपता आई। मतलब हाथ से लिखी दुनिया और छपी हुई दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था।
एक तरफ थी लिखावट, जिसमें लगातार बदलाव होते थे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, और दूसरी तरफ थी छपाई, जिसने भाषा में एक स्थिरता, एक यूनिफॉर्मिटी ला दी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। प्रिंटिंग ने स्पेलिंग और ग्रामर को एक कर दिया, उन्हें यूनिफाई कर दिया। सोचिए ना, जब हजारों पन्ने एक ही मशीन से निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे शब्दों को लिखने का एक सही तरीका अपने आप बनने लगता है, और इसी से भाषा को एक मजबूत ढांचा मिला। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ठीक उसी समय एक और बहुत बड़ी क्रांति चल रही थी, और वो थी विचारों की क्रांति। हम बात कर रहे हैं पुनर्जागरण की, यानी द रेनेसां। और देखिए, रेनेसांस का मतलब सिर्फ पेंटिंग या मूर्तियां नहीं था। ये तो ज्ञान का एक धमाका था, एक एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। जो स्कॉलर्स थे वो पुराने ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट को फिर से खोज रहे थे, और जाहिर है उन नए बड़े बड़े आइडियाज को बताने के लिए उन्हें नए शब्दों की सख्त जरूरत थी। तो शब्द जैसे कि फिलॉसफी, डेमोक्रेसी, टेम्परेचर, ये सारे शब्द सीधे लैटिन और ग्रीक जैसी क्लासिकल भाषाओं से अंग्रेजी में आ गए, और बस देखते ही देखते अंग्रेजी के वोकैबुलरी मतलब शब्दावली बहुत ज्यादा अमीर हो गई। तो अब इन दोनों चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं कैसे इन दो ताकतों ने, एक तरफ मानकीकरण और दूसरी तरफ विस्तार, मिलकर अंग्रेजी भाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, एक तरफ प्रिंटिंग भाषा को नियम और यूनिफॉर्मिटी दे रही थी, और दूसरी तरफ रेनेसां उससे नए आइडियाज और नए शब्द देकर बड़ा बना रहा था, उसका विस्तार कर रहा था। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, एक अद्भुत संगम। तो सवाल ये उठता है कि इस 500 साल पुरानी कहानी का आज हम पर, हमारी भाषा पर क्या असर है? चलिए, इसकी जो स्थायी विरासत है उस पर एक नजर डालते हैं। आज हम जो अंग्रेजी बोलते और लिखते हैं, वो सीधे सीधे उसी भाषा से निकली है जिसे इन दो जबरदस्त ऐतिहासिक ताकतों ने गढ़ा था। आधुनिक अंग्रेजी की नींव समझिए इसी दौर में रखी गई थी। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, अगर प्रिंटिंग प्रेस और रेनेसां ने 500 साल पहले अंग्रेजी को वो रूप दिया, तो आज कौन सी ताकतें हैं जो इसे नया रूप दे रही हैं? इंटरनेट, सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारी भाषा को कैसे बदल रही हैं? ये सोचने वाली बात है। हम दिन भर में न जाने कितने ही ऐसे शब्द और मुहावरे इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं कि वो आए कहाँ से। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक अकेले लेखक की देन है, वो भी कोई आज के नहीं बल्कि 400 साल पहले के। तो चलिए आज शब्दों के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जैसे कि ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ना। किसी पार्टी में या मीटिंग में अजनबियों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? या फिर ये वाला लीजिए, वाइल्ड गूस चेस, मतलब किसी ऐसी चीज के पीछे भागना जिसे पाना लगभग नामुमकिन हो। हम सब ने कभी न कभी ऐसा जरूर किया है। और इन अ पिकल, मतलब किसी मुश्किल में फंस जाना। ये एक और ऐसा मुहावरा है जो हमारी बातचीत में बहुत आसानी से आ जाता है। तो सवाल यही उठता है कि ये सब आए कहाँ से? देखिए, ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं, इनका एक इतिहास है, एक खास जड़ है, और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। तो इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं सन 1600 के आसपास। ये एक ऐसा दौर था जब अंग्रेजी भाषा एक बहुत बड़े, बहुत ही रोमांचक बदलाव से गुजर रही थी। इतिहासकार इस दौर को अंग्रेजी भाषा का सुनहरा दौर मानते हैं। उनके मुताबिक ये वो वक्त था जब अंग्रेजी ने रचनात्मकता की नई ऊंचाइयों को छुआ था। भाषा के लिए ये एक तरह का धमाका था, जब नए नए शब्द और विचार बहुत तेजी से सामने आ रहे थे। और यहाँ पर एक सीधी लकीर खिंचती है साल 1600 से लेकर सीधे आज तक। जरा सोचिए, उस दौर में जो रचा जा रहा था वो 400 साल बाद भी हमारी जबान पर जिंदा है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि इस भाषाई क्रांति के केंद्र में आखिर था कौन? कोई एक टीम थी? नहीं, एक अकेला लेखक जिसका असर इतना गहरा था कि वो आज भी महसूस किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की। स्रोत सामग्री हमें बिल्कुल साफ साफ बताती है कि उन्होंने अकेले ही अनगिनत शब्दों और मुहावरों को या तो बनाया या फिर उन्हें इतना मशहूर कर दिया कि वे हमेशा के लिए भाषा का अटूट हिस्सा बन गए।
अच्छा, तो उन्होंने ये किया कैसे? इसके दो मुख्य तरीके थे। कभी कभी वो एक आविष्कारक की तरह काम करते थे, मतलब बिल्कुल नया शब्द बना देते थे जो पहले था ही नहीं। और कभी कभी वो एक ट्रेंड सेटर की तरह काम करते थे, मतलब कोई ऐसा मुहावरा जो लोग पहले से ही बोलते थे, उसे अपने नाटक में डालकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। और ये प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प थी। पहले उन्हें किसी भावना या विचार को बताने के लिए एक नए शब्द की जरूरत महसूस होती, फिर वो अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते, उस नए शब्द को अपने किसी मशहूर नाटक में डाल देते और बस वो शब्द लोगों की जबान पे चढ़ जाता था। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये योगदान कितना बड़ा था, तो चलिए इसके पैमाने को समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर तेजी से नजर डालते हैं। आई बॉल, जी हाँ, आंख की पुतली के लिए ये शब्द पहली बार शेक्सपियर ने ही इस्तेमाल किया था। स्वैगर, यानी किसी का अक्कड़ कर चलना, पता है, ये शब्द भी उन्हीं की देन है। गॉसिप, दूसरों के बारे में बातें करना, जिसके बिना आज दुनिया नहीं चलती, ये भी वहीं से आया है। और ये वाला तो बिल्कुल चौंकाने वाला है, मैनेजर। जी हाँ, ये शब्द भी पहली बार उनके लेखन में ही दर्ज हुआ था। और बात सिर्फ एक एक शब्द की नहीं है, जरा इन मुहावरों के बारे में सोचिए। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी सोने का दिल, या वैनिश इनटू थिन एयर, मतलब हवा में गायब हो जाना। ये लिस्ट बहुत बहुत लंबी है और ये सब सीधे शेक्सपियर के नाटकों से हमारी भाषा में आए हैं। तो चलिए अब वापस आज के समय में आते हैं और ये समझते हैं कि ये सब आज हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई पुरानी बात नहीं है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई विरासत है जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा है। आप इसे हर जगह सुन सकते हैं, दोस्तों के साथ गपशप से लेकर ऑफिस की बड़ी बड़ी मीटिंग्स तक, न्यूज़ की हेडलाइन से लेकर फिल्मों और गानों के बोल तक। शेक्सपियर की भाषा आज भी हर जगह गूंजती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम इनमें से कोई भी शब्द या मुहावरा इस्तेमाल करते हैं तो हम अनजाने में ही सही 400 साल पुरानी एक भाषाई धरोहर को आगे बढ़ा रहे होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो हम सब थोड़ा थोड़ा शेक्सपियर ही बोल रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक अकेला इंसान हमारी भाषा पर इतना गहरा असर डाल सकता था, तो आज इस डिजिटल युग में हमारी भाषा को कौन गढ़ रहा है? क्या वो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, या कोई नया जीनियस है जिसका नाम हम अभी जानते भी नहीं? सोचने वाली बात है। नमस्ते। आज हम शब्दों के पीछे छिपे इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। कभी सोचा है कि जो शब्द हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो असल में आए कहां से? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। अच्छा सोचिए तो जरा, दिन भर में हम कितने सारे शब्द बोल जाते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हर शब्द के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी, एक पूरा सफर छिपा हो सकता है? आज हम इन्हीं कहानियों को कुरेदने वाले हैं। देखिए, आज जो इंग्लिश हम जानते हैं वो हमेशा से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। असल में इतिहास का एक बहुत ही डायनामिक, मतलब एक तूफानी दौर था जिसने इसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया और वो रूप दिया जिससे आज हम पहचानते हैं। तो ये सब शुरू हुआ जब ब्रिटिश खोजकर्ता और व्यापारी पूरी दुनिया में सफर करने लगे। और मजे की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ सामान का ही लेन देन नहीं किया, बल्कि शब्दों का भी किया। अंग्रेजी में आप सोचिए, दुनिया भर की भाषाओं से नए नए शब्द आकर जुड़ने लगे और यहीं से हमारी आज की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाषा में इस बड़े बदलाव के पीछे कौन सी ताकतें थीं? मतलब वो क्या वजह थी कि अंग्रेजी का पूरा हुलिया ही बदल गया? तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है करीब 1600 से 1800 ईस्वी के बीच की। ये वो दौर था जब बड़े बड़े समुद्री जहाज नई दुनिया की खोज में निकल रहे थे और दुनिया एक दूसरे से कुछ इस तरह जुड़ रही थी जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब इस बड़े बदलाव के पीछे दो मेन इंजन थे। एक तो था नई नई जगहों की खोज और दूसरा था बढ़ता हुआ ट्रेड यानी व्यापार। एक तरफ लोग नई जमीनें देख रहे थे, नए लोगों से मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ सामान, कल्चर और आइडियाज का जबरदस्त एक्सचेंज हो रहा था। और इसी वजह से अंग्रेजी बोलने वाले पूरी दुनिया के कांटेक्ट में आ गए। तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे अलग अलग कल्चर्स एक दूसरे से मिलेंगे तो भाषा पर असर पड़ना तो तय था, है ना? बस यही वो दौर था जब अंग्रेजी की डिक्शनरी में दुनिया भर से नए शब्द मेहमान बनकर आने लगे। भाषा की दुनिया में इसे लेक्सिकल बोरोइंग कहते हैं।
अच्छा, इसे उधार कहना शायद ठीक नहीं। ये कोई चोरी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम अपनी बातचीत में कभी-कभी दूसरी भाषा के शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं ना, ठीक वैसे ही अंग्रेजी ने भी दुनिया भर की भाषाओं से शब्द अपनाए और खुद को और ज्यादा रिच बनाया। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जब अंग्रेज अफ्रीका पहुंचे तो वहां से सफारी और जेब्रा जैसे शब्द सीखे। आज ये शब्द अंग्रेजी का एक आम हिस्सा हैं, लेकिन आए तो अफ्रीका से हैं। फिर चलते हैं अमेरिका की तरफ। वहां की जमीन से चॉकलेट, टमाटर और कैनो जैसे शब्द आए। ये सब वहां की लोकल भाषाओं से लिए गए थे। सोचिए, चॉकलेट के बिना दुनिया कैसी होती। और भारत, अरे भारत के साथ तो सदियों के संपर्क में अंग्रेजी को बेशुमार शब्द दिए हैं। पजामा, शैम्पू, बंगला, ये सारे शब्द सीधे सीधे भारत से ही अंग्रेजी में पहुंचे हैं। और हाँ, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया से अंग्रेजी में शब्द आए। जैसे चीन से टी यानी चाय और जापान से सुनामी। हर एक शब्द के पीछे एक पूरा कल्चरल सफर छिपा है। तो इस पूरे ऐतिहासिक दौर ने भाषा के तौर पर हमें क्या विरासत दी है, इसका असर आज कितना गहरा है और यह हमारी आज की दुनिया के बारे में क्या बताता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि खोज और व्यापार में अंग्रेजी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक भाषा नहीं रही, बल्कि कह सकते हैं कि दुनिया भर की भाषाओं का एक गुलदस्ता बन गई। आज की जो अंग्रेजी है वो उसी ऐतिहासिक दौर की एक जीती जागती निशानी है। तो अगली बार जब भी कोई अंग्रेजी शब्द जुबान पर आए तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या पता वो शब्द भी एक लंबी कहानी सुना रहा हो, किसी दूर देश से आया हो। हमारी भाषा हमारे साझे इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। ये सोचने वाली बात है ना? कभी सोचा है कि इंजन या बिजली जैसे शब्द आए कहाँ से? आज हम मशीनों और शब्दों के बीच के एक छिपे हुए लेकिन बहुत गहरे रिश्ते की कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया कैसे बनाई, बल्कि इस बारे में भी है कि उसने हमारी भाषा को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भला लोहे और भाप से बना कोई आविष्कार भाषा जैसी चीज को, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, कैसे नया आकार दे सकता है। आइए आज के इस विश्लेषण में मिलकर इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो इस कहानी की गहराइयों में उतरने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारा सफर शुरू होता है 19वीं सदी से। ये वो दौर था जिसे अंग्रेजी भाषा के इतिहास में लेट मॉडर्न इंग्लिश का युग कहते हैं। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी दुनिया थी जो बहुत बहुत तेज रफ्तार से भाग रही थी। और देखिए, हम यहाँ किसी छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति एक जबरदस्त तूफान की तरह थी, जो एक भाषाई क्रांति की जमीन तैयार कर रही थी। एक पुरानी दुनिया मिट रही थी और उसकी जगह एक नई, शोरगुल और मशीनों से भरी दुनिया जन्म ले रही थी। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त बदलाव के पीछे की असली ताकत क्या थी? जवाब बिल्कुल साफ है, टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की। ये जो नए नए आविष्कारों का विस्फोट हो रहा था, वही उस चिंगारी को हवा दे रहा था जिससे भाषा में बड़े बदलाव आने वाले थे। अब इस स्लाइड को देखिए। जो चीज वाकई में हैरान करती है वो है रफ्तार। सोचिए जरा, सदी की शुरुआत में औद्योगिक युग बस शुरू ही होता है। सदी के बीच तक रेलवे का जाल हर तरफ फैल जाता है और सदी के अंत तक हम बिजली के युग में कदम रख चुके थे। ये भविष्य की तरफ एक ऐसी दौड़ थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जाहिर है, जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही थी तो भाषा भला पीछे कैसे रह सकती थी। इसका सीधा असर ये हुआ कि अंग्रेजी की शब्दावली में नए नए शब्दों की जैसे बाढ़ आ गई। ये एक जरूरी और जबरदस्त विकास था। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भाषा को हमेशा उस सच्चाई को दिखाना होता है जिसका वो वर्णन कर रही है। जब कारखानों, ट्रेनों और नई ऊर्जा ने जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, तो इस नई हकीकत को बताने के लिए पुराने शब्द काफी नहीं थे। चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। पहला शब्द इंजन। ये औद्योगिक युग के सबसे बुनियादी शब्दों में से एक बन गया। एक ऐसा शब्द जिसने ताकत और मशीनी तरक्की के एक नए आइडिया को अपने अंदर समेट लिया। हमारा अगला उदाहरण है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। ये शब्द एक पूरी तरह से नई और क्रांतिकारी वैज्ञानिक सोच को दिखाता था। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसने सचमुच दुनिया को रोशन कर दिया और हमेशा के लिए बदल दिया। और हमारा आखिरी उदाहरण है लोकोमोटिव। ये शब्द उस दौर के सफर और जुड़ाव के नए तरीके का प्रतीक था।
एक ऐसी मशीन जिसने दूरियों को मिटा दिया और दुनिया को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ कुछ गिने चुने शब्दों की बात नहीं थी। आविष्कारों के लिए, साइंस के नए आइडियाज के लिए और यहाँ तक कि जीने के नए तौर तरीकों को बताने के लिए भी नए शब्दों की जरूरत पड़ी। मतलब पूरी की पूरी शब्दावली ही एक नए दौर से गुजर रही थी। अब इस कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, शब्दों के इस विस्फोट ने एक नई और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम खड़ी कर दी और इस भाषाई उथल-पुथल में एक सिस्टम लाने के लिए एक नए समाधान की जरूरत थी। मुश्किल ये थी कि जब इतने सारे नए शब्द अचानक से आ जाते हैं तो उनके लिए कोई तय नियम नहीं होते। कोई उन्हें किसी तरह लिख रहा था, कोई किसी और तरह, उनके मतलब भी थोड़े बहुत अलग हो सकते थे। ये एक तरह की भाषाई अफरा-तफरी थी। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। डिक्शनरीज से पहले हमारे पास गलत-सलत स्पेलिंग और बदलते हुए मतलब थे। डिक्शनरीज के बाद हमें मिली स्टैंडर्ड स्पेलिंग और पक्के मतलब। उन्होंने सचमुच भाषा में एक व्यवस्था कायम कर दी। तो ये प्रोसेस काफी सीधा था। जैसे ही कोई नया शब्द चलन में आता, कोशकार यानी डिक्शनरी बनाने वाले लोग उसे फौरन दर्ज कर लेते और जैसे ही वो शब्द दर्ज होता, उसकी स्पेलिंग और उसका मतलब हमेशा के लिए तय हो जाता था। इस तरह भाषाई अफरा-तफरी एक सिस्टम में बदल गई। तो इस सबका आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये जो ऐतिहासिक घटना हुई, वो आज हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे सीधे तौर पर जुड़ी है। इसका असर आज भी हमारे बनाए हर वाक्य में महसूस होता है। और यहाँ से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, डिक्शनरी सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो अपने आप में एक बहुत ज़रूरी टेक्नोलॉजी बन गई थी। एक ऐसा औजार जिसने हमारे बातचीत करने के तरीके को डिज़ाइन और इंजीनियर किया। इसने हमारे कम्युनिकेशन की नींव रखी। और अंत में इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हमारी भाषा को भी उसके साथ कदम से कदम मिलाना ही पड़ता है। ये दो ऐसी ताकतें हैं जो हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। 19वीं सदी का ये सबक आज पहले से कई ज़्यादा मायने रखता है। एक ऐसे दौर में जहां मीम्स, हैशटैग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी भाषा को हर पल बदल रहे हैं, तो ये सवाल उठता है, आज की डिक्शनरी क्या है? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कभी सोचा है कि अंग्रेजी के कुछ शब्द अमेरिका में कुछ और, तो ब्रिटेन में कुछ और तरीके से क्यों लिखे जाते हैं? या कुछ चीज़ों के लिए उनके पास एकदम ही अलग शब्द क्यों हैं? आज हम इसी दिलचस्प कहानी की तह तक जाने वाले हैं कि कैसे अमेरिकी अंग्रेजी ने ब्रिटिश अंग्रेजी से अलग होकर अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बना ली। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं, जो हम सब ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। कॉलर या कॉलर, सही क्या है? असल में ये छोटा सा दिखने वाला फर्क एक बहुत बड़ी और मजेदार कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, और आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द की बात नहीं है। ये तो दो कल्चर, दो इतिहास और एक ही भाषा के दो अलग-अलग सफर का प्रतीक है। और ये कहानी सिर्फ स्पेलिंग तक ही नहीं रुकती। क्या ये बात पता है कि अमेरिका में जिसे ट्रक कहते हैं, ब्रिटेन में उसे लॉरी कहा जाता है, या जिसे यहाँ एलिवेटर कहते हैं, उसे वहाँ लिफ्ट कहते हैं। ये सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है। जरा उस दौर में चलते हैं। सोचिए, 19वीं सदी है। अमेरिका एक नया देश है, दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जोरों पर है और देश अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और इन सारे बड़े बड़े बदलावों के बीच पता है क्या हो रहा था? भाषा भी एक नई करवट ले रही थी। तो ये सिर्फ अटलांटिक महासागर की वजह से आई दूरी का मामला नहीं था। नहीं, ये तो एक तरह का ऐलान था। ये कहने जैसा था, हम ब्रिटिश नहीं हैं, हम अमेरिकन हैं, और हमारी अपनी भाषा होगी जो हमारी अपनी पहचान को दिखाएगी। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि अमेरिकी अंग्रेजी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन सवाल यह है कि ये पहचान सबसे पहले दिखनी कहाँ से शुरू हुई? तो जनाब, इसकी शुरुआत हुई स्पेलिंग से, जो कि सबसे ज़्यादा साफ साफ नजर आने वाला बदलाव था। और सुनिए, ये कोई गलती से नहीं हुआ। न्यू वेबस्टर जैसे लोग थे जिन्होंने अमेरिका की पहली डिक्शनरी बनाई। वो लोग जानबूझकर अंग्रेजी की स्पेलिंग्स को आसान और ज्यादा अमेरिकी बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक तरह की भाषाई क्रांति थी, कह सकते हैं।
तो न्यू वेबस्टर और उनके जैसे सुधारकों ने किया क्या? उन्होंने कलर में से यू जैसे गैर जरूरी अक्षरों को हटा दिया। उन्होंने स्पेलिंग को ज्यादा फोनेटिक बनाया, मतलब शब्द वैसे ही लिखे जाएं जैसे वो बोले जाते हैं। मकसद ये था कि भाषा ज्यादा लोकतांत्रिक बने, सबके लिए आसान हो जाए। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। स्रोत से ये लाइन सीधे सीधे यही कहती है, अनोखी स्पेलिंग के साथ अंग्रेजी का एक नया संस्करण। इससे ये बात साफ होती है कि ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि अंग्रेजी का एक नया, खास तौर पर अमेरिकी वर्जन बनाने की एक सोची समझी कोशिश थी। अच्छा, स्पेलिंग की बात तो हो गई, लेकिन शब्दों का क्या? अमेरिकी अंग्रेजी में इतने सारे नए और अनोखे शब्द आखिर आए कहाँ से? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। सोच कर देखिए, जब यूरोप से लोग आकर पहली बार अमेरिका में बस रहे थे, वो ऐसे जानवर देख रहे थे जो पहले कभी नहीं देखे थे, जैसे बाइसन और रैकून। वो ऐसे पेड़ पौधे देख रहे थे जो बिल्कुल नए थे, जैसे सिकोया और कॉर्न। अब इन सब नई चीजों के बारे में बात करने के लिए नए शब्दों की जरूरत तो पड़नी ही थी। और ये बात सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं थी। जैसे जैसे अमेरिकी शहर बढ़ने लगे, पैदल चलने वालों के लिए एक रास्ते की जरूरत महसूस हुई, और बस यहीं से साइडवॉक शब्द पैदा हुआ। ये पूरी तरह से एक अमेरिकी आविष्कार है जो एक नए शहरी माहौल की जरूरतों से निकला। 19वीं सदी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस का भी एक जबरदस्त दौर था। रेलगाड़ियां थीं, टेलीग्राफ था और लिफ्ट का आविष्कार हुआ था। और इन सभी नए आविष्कारों के लिए नए शब्दों की जरूरत तो होनी ही थी। और सिर्फ एलिवेटर ही क्यों, रेल रोड, टेलीग्राफ और टेलीफोन जैसे शब्दों के बारे में सोचिए। ये सब अमेरिकी आविष्कार हैं जिन्होंने न सिर्फ दुनिया को बदला, बल्कि हमारी भाषा को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमने स्पेलिंग और शब्दों की बात कर ली है, लेकिन एक और बहुत बड़ा फर्क है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, और वो है ये भाषा सुनने में कैसी लगती है, मतलब इसका एक्सेंट या उच्चारण। तो ये उच्चारण प्रणाली या एक्सेंट सिस्टम आखिर है क्या? अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये किसी खास जगह के लोगों के बात करने का तरीका है। ये उनके शब्दों का चुनाव है, उनकी लय है, उनकी भाषा का एक अपना संगीत है। तो फिर अमेरिकी लहजा अलग क्यों है? वजहें कई हैं। एक तो ब्रिटेन से इतनी ज्यादा भौगोलिक दूरी का मतलब था कि भाषा अपने अपने तरीके से पनपी। फिर जो बाहर से आकर बसे, उनकी भाषाओं का असर भी पड़ा, जिससे नए शब्द और नई ध्वनियां आईं। और हाँ, ब्रिटिश तौर तरीकों से अलग दिखने की चाह ने भी एक अनोखी अमेरिकी आवाज को जन्म दिया। तो हमने अमेरिकी अंग्रेजी के जन्म की कहानी तो देख ली, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भाषा एक जीती जागती चीज की तरह है जो लगातार विकसित होती रहती है, बदलती रहती है। जरा सेल्फी, इमोजी और मीम जैसे शब्दों के बारे में सोचिए। ये सब नए शब्द हैं जो हाल के कुछ सालों में ही हमारी भाषा का हिस्सा बने हैं। तो अगर पूरी बात को समेटें तो 19वीं सदी में अमेरिकी अंग्रेजी ने 3 मुख्य तरीकों से अपना अलग रास्ता बनाया। एक नई आसान स्पेलिंग, एक नई दुनिया को बयां करने के लिए नई शब्दावली और एक नया बिल्कुल अलग उच्चारण। और इन बदलावों का असर आज भी महसूस होता है हमारे बोलने में, लिखने में और दुनिया के बारे में सोचने के तरीके में। और यही तो सबसे अहम बात है। अमेरिकी अंग्रेजी का विकास सिर्फ भाषा के नियमों के बारे में नहीं है। ये तो असल में उस देश के विकास को ही दिखाता है, उसकी आज़ादी, उसके इनोवेशन और उसकी अनोखी कल्चरल पहचान। ये एक तरह से अमेरिकी सपने की कहानी है जो भाषा के जरिए सुनाई गई है। तो हमने देखा कि अमेरिकी अंग्रेजी का जन्म कैसे हुआ, कैसे उसने अपनी अलग स्पेलिंग, शब्दावली और उच्चारण को अपनाया, और कैसे ये बदलाव उस देश के विकास से जुड़ा था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर पिछले 200 सालों में इतना कुछ बदल गया, तो जरा सोचिए अगले 200 सालों में क्या होगा। हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो तो इतिहास की निशानियां हैं। वो हमें बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी दुनिया कितनी बदल गई है। तो आइए आज इसी सफ़र पर चलते हैं और जानते हैं कि हमारे कुछ सबसे ज़रूरी शब्द आखिर बने कैसे। तो सवाल यही उठता है, ये नए शब्द आते कहाँ से हैं? क्या कोई इन्हें बैठकर बनाता है या ये बस यूं ही पैदा हो जाते हैं? खैर, इसका जवाब छिपा है हमारे इतिहास की कुछ बहुत बड़ी घटनाओं में।
20वीं सदी के पहले 50 साल को देखिए। ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं थे, ये भाषा के लिए एक क्रांति का दौर था। सच पूछिए तो ये एक तरह का शब्द विस्फोट था। इस दौरान हमारी डिक्शनरी में इतने नए शब्द जुड़े कि हमारे बोलने और सोचने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं उन ताकतों को जिन्होंने हमारी भाषा को एक बिल्कुल नया रूप दिया। ये कहानी सिर्फ नए शब्द जोड़ने की नहीं, बल्कि एक पूरी नई दुनिया को समझने की है। जरा सोचिए, उस दौर में दुनिया कितनी तेजी से बदल रही थी। नए नए आविष्कार हो रहे थे, समाज का ढांचा बदल रहा था, और इन नए अनुभवों को बताने के लिए हमारे पुराने शब्द मानो छोटे पड़ रहे थे। भाषा के लिए जरूरी था कि वो इस बदलाव की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाए। और भाषा में इस बदलाव का एक सबसे बड़ा इंजन था विज्ञान। जैसे जैसे नई खोज होती गई, उन्हें नाम देने के लिए नए शब्दों की जरूरत भी पड़ती गई। वैक्सीन शब्द को ही ले लीजिए। एक जमाना था जब ये शब्द सिर्फ वैज्ञानिकों के लैब तक ही सीमित था, लेकिन जैसे ही मेडिकल साइंस ने बीमारियों से लड़ने का तरीका खोजा, ये एक शब्द हर घर तक पहुंच गया और लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद का दूसरा नाम बन गया। इस एक शब्द का असर देखिए। एक तरफ था जानलेवा संक्रामक बीमारियों का डर, और दूसरी तरफ मिला सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक नया और शक्तिशाली हथियार। सही मायनों में इस एक शब्द ने समाज की पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। लेकिन नए शब्द सिर्फ लैब की शांति में ही नहीं बनते, कभी कभी वे युद्ध के मैदानों की उथल-पुथल में भी जन्म लेते हैं। 20वीं सदी के विश्व युद्धों ने विनाश और शक्ति को बयां करने के लिए एक पूरी की पूरी नई डिक्शनरी तैयार कर दी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी ताकत की जो पलक झपकते ही पूरे के पूरे शहर को राख में बदल सकती है। एक ऐसी शक्ति जो इतिहास का रुख मोड़ सकती है। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और इसे समझाने के लिए पुराने शब्द बिल्कुल नाकाफी थे। और तब उस खालीपन को भरने के लिए जन्म हुआ एक नए शब्द का, न्यूक्लियर। ये सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म नहीं था, नहीं, ये एक नए युग का ऐलान था, परमाणु युग। इस एक शब्द ने युद्ध, राजनीति और ताकत के बारे में हमारी समझ को जड़ से बदल दिया। तो हमने विज्ञान और युद्ध को देखा, लेकिन इनके साथ साथ कम्युनिकेशन यानी संचार में भी एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी। मास मीडिया ने ना सिर्फ दुनिया को एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि हमें बात करने के लिए नए शब्द भी दिए। जैसे रेडियो शब्द को ही देखिए। पहले टेक्नोलॉजी बनी, फिर उससे ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण शुरू हुआ, और देखते ही देखते लाखों लोग एक ही समय पर एक ही आवाज सुनने लगे। रेडियो अब सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि ये लोगों के एक साथ जुड़ने का एक नया अनुभव बन गया था। तो हमने विज्ञान, युद्ध और मीडिया, इन 3 बड़ी ताकतों को देखा। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी भाषा के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, पैटर्न कितना साफ है। साइंस की तरक्की ने हमें वैक्सीन जैसा शब्द दिया, दुनिया भर के संघर्षों से न्यूक्लियर जैसा शब्द सामने आया, और मास मीडिया ने रेडियो को हर घर का हिस्सा बना दिया। हर बड़े बदलाव ने एक नए शक्तिशाली शब्द को जन्म दिया। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हमारी भाषा एक जिंदा म्यूजियम की तरह है। यहाँ हर शब्द एक कलाकृति है जो एक कहानी सुनाती है, हमारी कामयाबियों की, हमारे संघर्षों की और हमारी लगातार बदलती दुनिया की। हमारी शब्दावली सच में हमारे इतिहास का एक जीता जागता रिकॉर्ड है। और यही बात हमें आज के दौर में सोचने पर मजबूर करती है। अगर 100 साल पहले विज्ञान, युद्ध और मीडिया हमारी भाषा को गढ़ रहे थे, तो आज वो कौन सी ताकतें हैं जो ये काम कर रही हैं? इस वक्त, इसी पल, कौन से नए शब्द बन रहे हैं जो आज से 100 साल बाद हमारे समय की कहानी दुनिया को सुनाएंगे? जरा सोचिए, सिर्फ पिछले 2 दशकों में हमारी बातचीत का तरीका कितना ज्यादा बदल गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आज हम रोज हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर कुछ साल पहले तक वो थे ही नहीं। ये सब हुआ एक टेक्नोलॉजी की क्रांति के कारण, जिसने हमारी भाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नए शब्द जोड़ने की बात नहीं थी, नहीं, ये तो हमारे सोचने का, एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो पूरा तरीका था ना, उसमें एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव था। सोचिए, एक भाषा जो सदियों से धीरे धीरे आराम से बदल रही थी, वो अचानक से जैसे किसी रॉकेट पर सवार हो गई। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए, 1990 का दशक।
पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी धीरे धीरे घरों में आ रहे थे और एक नई बिल्कुल जादुई सी चीज इंटरनेट दुनिया को जोड़ना शुरू कर रही थी। बस यही वो दो बड़ी ताकतें थीं जिन्होंने मिलकर हमारी भाषा को बदलने की पूरी जमीन तैयार कर दी। अच्छा, आप किसी को याद है जब पहली बार ईमेल या वेबसाइट जैसे शब्द सुने थे? थोड़े अजीब लगते थे, है ना? लेकिन देखते ही देखते ये शब्द हमारी डिजिटल जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास नए आइडियाज थे और उन आइडियाज को बताने के लिए हमें नए शब्दों की जरूरत थी। सीधी सी बात है। तो ये जो 4 शब्द है ना, ईमेल, वेबसाइट, डाउनलोड, इमोजी, ये सिर्फ कुछ उदाहरण नहीं है। अरे ये तो हमारी नई ऑनलाइन दुनिया के कह सकते हैं 4 पिलर्स बन गए। इन्होंने उन कॉन्सेप्ट्स को नाम दिए जो पहले थे ही नहीं और हमें एक पूरी की पूरी नई हकीकत के बारे में बात करने की ताकत दी। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल की। ईमेल ने तो भाई कम्युनिकेशन की पूरी स्पीड ही बदल डाली। सोचिए, वो चिट्ठियां जिन्हें पहुंचने में दिन, कभी-कभी तो हफ्ते लग जाते थे, अब बस एक क्लिक और पलक झपकते ही पहुंच जाती थी। इसने सच में दुनिया को कितना छोटा कर दिया और हमारे काम करने का, रिश्ते निभाने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल बदल गया। फिर आया शब्द वेबसाइट। इस एक शब्द ने इंटरनेट जैसी एक कह सकते हैं अनदेखी चीज को एक फिजिकल एहसास दिया। मतलब अब इंटरनेट सिर्फ कोड और डेटा का कोई जाल नहीं था, नहीं, बल्कि ये ऐसी जगहें बन गईं जहां कोई भी जा सकता था, घूम सकता था और जानकारी ले सकता था। कमाल है ना? और डाउनलोड के बारे में क्या कहना, इस शब्द ने तो चीजों को पाने के हमारे तरीके में ही क्रांति ला दी। म्यूजिक हो, फिल्में हो सॉफ्टवेयर, सब कुछ बस एक क्लिक दूर। अब किसी फिजिकल चीज की जरूरत ही नहीं थी। मतलब जो भौतिक सीमाएं थीं वो एक तरह से खत्म ही हो गई। और फिर आए इमोजी। वाह, क्या शानदार एडिशन था ये। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ज्यादातर बातें सिर्फ टेक्स्ट में हो रही थी, वहां हमारी भावनाएं, हमारा टोन कहीं खोसा गया था। इमोजी ने उन्हीं भावनाओं को, उसी टोन को हमारी बातचीत में वापस ला दिया। और ये दिखाता है कि भाषा कितनी कमाल की चीज है। वो खुद को एक्सप्रेस करने के नए रास्ते हमेशा खोजी लेती है। लेकिन रुकिए, ये बदलाव सिर्फ नए शब्दों तक ही नहीं था। नहीं, इंटरनेट का एक और भी बड़ा और भी गहरा असर हुआ। वो क्या था? इसने अंग्रेजी को दुनिया की भाषा बना दिया। अब हुआ ये कि शुरुआती दौर में इंटरनेट का ज्यादातर डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ, तो जाहिर है अंग्रेजी अपने आप ही उसकी डिफ़ॉल्ट भाषा बन गई। और फिर जैसे जैसे इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला, वो अपने साथ अंग्रेजी को भी ले गया और देखते ही देखते ये ऑनलाइन बातचीत की एक कॉमन, एक ग्लोबल भाषा बन गई। तो इन 2 दशकों से हमने सीखा क्या? असल में इन्होंने हमें ये दिखाया कि भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक जीती जागती चीज है जो हमारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ सांस लेती है और बदलती है। ये जो पूरी टाइमलाइन है, ये साफ साफ दिखाती है कि ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ। जो भाषाई बदलाव सदियों में होते थे ना, वो अब सिर्फ कुछ ही सालों में हो गए। ऐसा लगता है जैसे टेक्नोलॉजी ने भाषा के विकास को एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड बटन पर डाल दिया हो। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ इंटरनेट हमारी भाषा को इतना बदल सकता है, तो आने वाली टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलिटी, वो हमारी भाषा के साथ क्या करेंगी? क्या हम तब भी शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे या फिर हमारे बात करने के तरीके बिल्कुल ही नए होंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही बताएगा। कभी ध्यान दिया है कि आजकल हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो हमारे बड़ों की इंग्लिश से कितनी अलग है? ये जो बदलाव है ना, अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है, बिल्कुल एक डिजिटल लहर की तरह। तो चलिए आज इसी लहर की सवारी करते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहाँ लेकर जा रही है। सवाल ये है कि आखिर अंग्रेजी इतनी तेजी से बदल क्यों रही है? ऐसा क्या है जो इस बदलाव को इतनी रफ्तार दे रहा है? क्या ये बस वक्त के साथ होने वाली एक आम बात है या फिर इसके पीछे कुछ नई वजह हैं? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस बदलाव को समझने के लिए ना हमें एक नए दौर को पहचानना होगा। एक्सपर्ट्स इसे एक नया नाम दे रहे हैं, एक नई ग्लोबल इंग्लिश जो हमारी आज की पूरी तरह से कनेक्टेड दुनिया को दिखाती है। इसे कहते हैं ग्लोबलाइज्ड कंटेम्पररी इंग्लिश, मतलब 2010 से लेकर आज तक का दौर।
ये वो टाइम है जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से भाषा में बदलाव समझिए कि रॉकेट की स्पीड से हो रहा है। और मजे की बात यह है कि हम सब इस दौर का हिस्सा हैं, भले ही हमें इसका पता चले या ना चले। तो फिर इस ग्लोबलाइज्ड कंटेम्प्रेरी इंग्लिश के पीछे की वजहें क्या हैं? कौन सी ताकतें हैं जो इसे चला रही हैं? ऐसा सोच सकते हैं कि 4 बहुत पावरफुल इंजन हैं जो इस भाषाई क्रांति को, इस लिंग्विस्टिक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये 4 ड्राइवर्स हैं: सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, पॉप कल्चर और मल्टीकल्चरल इन्फ्लुएंस मतलब अलग-अलग संस्कृतियों का असर। चलिए एक एक करके इन सब को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। ये तो हम सब जानते हैं ना, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, ये प्लेटफॉर्म्स नए शब्दों और फ्रेजेस के लिए एक लॉन्च पैड की तरह हैं। कोई मीम आता है, कोई हैशटैग ट्रेंड करता है और बूम, मिनटों में वो पूरी दुनिया में फैलकर हमारी भाषा का हिस्सा बन जाता है। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। देखिए, जैसे जैसे दुनिया की इकोनॉमीज और कल्चर्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, भाषाएं भी आपस में घुल मिल रही हैं। हम बिजनेस, टेक्नोलॉजी या घूमने फिरने के लिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इसी वजह से दुनिया भर की भाषाओं के शब्द इंग्लिश में आते जा रहे हैं। और हाँ, पॉप कल्चर को कैसे भूल सकते हैं? हॉलीवुड की फिल्में हों, के-पॉप का क्रेज हो या नेटफ्लिक्स पर कोई वायरल सीरीज, ये सब नए नए टर्म्स और फ्रेजेस को पूरी दुनिया में फेमस कर देते हैं। जो कल तक बस एक शो का डायलॉग था, वो आज हमारी रोज की बातचीत का हिस्सा बन जाता है। और चौथा ड्राइवर है मल्टीकल्चरल इन्फ्लुएंस। सीधी सी बात है, जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो उनकी भाषाएं आपस में मिलती ही हैं। इससे इंग्लिश और ज्यादा अमीर हो जाती है, उसमें नए नए रंग और एक नया स्वाद जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमने इन 4 ताकतों को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इनका हमारी रोज की बातचीत पर, हमारे लिखने पढ़ने पर असल में असर क्या हो रहा है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हमारी भाषा असल में बदल कैसे रही है। तो इन सब का नतीजा क्या निकल रहा है? देखिए, सोशल मीडिया और पॉप कल्चर ये हमें लगातार नई नई स्लैंग दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंग्लिश के अलग अलग ग्लोबल वर्जन बन रहे हैं, और जब अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं तो बनती हैं हाइब्रिड बोलियां, मतलब मिली-जुली भाषाएं। ये नई स्लैंग क्या है? अरे ये वही शब्द हैं जो रातों रात वायरल हो जाते हैं। ये ज्यादातर डिजिटल दुनिया में, मतलब इंटरनेट पर पैदा होते हैं और बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कुछ तो टिक जाते हैं और कुछ आते हैं और चले जाते हैं। फिर हैं हाइब्रिड डायलेक्ट्स, यानी मिली-जुली बोलियां। ये तब बनती हैं जब 2 या उससे ज्यादा भाषाएं आपस में मिक्स हो जाती हैं। इससे बोलने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हिंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, या फिर स्पैंग्लिश, स्पैनिश और इंग्लिश का मिक्स। और आखिर में है ग्लोबल वैरायटीज। इसका मतलब है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में इंग्लिश ने अपना एक अलग मजबूत रूप ले लिया है, जैसे कि इंडियन इंग्लिश है, सिंगापुर की इंग्लिश है या नाइजीरियन इंग्लिश। और ये सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही और स्टैब्लिश्ड हैं। तो हम ये सब बातें कर क्यों रहे हैं? मतलब क्या फर्क पड़ता है? बात सिर्फ कुछ नए शब्द सीखने की नहीं है, ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इंग्लिश कोई नियमों की बंधी बंधाई किताब नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा चीज है, एक लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम जो इसे बोलने वालों के साथ ही सांस लेती है, बड़ी होती है और बदलती है। इसे कोई एक देश या एक कल्चर कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि हम सब, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी मिलकर इसे आकार दे रहे हैं। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि इंग्लिश का भविष्य सुनने में कैसा होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कल्चर्स और भी ज़्यादा घुलते मिलते जाएंगे, ये भाषा आखिर कौन सा नया रूप लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिख रहे हैं।